अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। नाइस। थैंक यू सो मच सदफ। ये आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लिबास आपका पूरा नजर नहीं आ पा रहा स्क्रीन पर, इसके बारे में आप अपने नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगी? इसके बारे इसको में क्या कहा जाता है? ये फ्रॉक होता है? क्या फ्रॉक टाइप है। ओके, नाइस। और इसमें ये बेल्ट है। इसके साथ मैंने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की नेकलेस के साथ, ताकि जो बिल्कुल ब्लैक है उसको थोड़ा कट आउट कर सके। नाइस, वेरी नाइस। सम फैशन। तो चले जी, अंजुमन 27 बाहिमी के बाद हम आपकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहेंगे, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू यू। और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कराची में आज मुझे ये हल्की सी खुनकी का एहसास हुआ। हल्की सी खुनकी थी ये? पंखे तो अभी भी उसी तरह आबोताब से चल रहे हैं। लेकिन रात में वो जो अक्सर होता है ना, जो लोग सोचते हैं ब्लैंकेट से एक पैर बाहर निकालें अंदर करें, बाहर निकालें अंदर करें, वो वाली सिचुएशन, वो सर्दी है। वो सर्दी हो सकती है, लेकिन पंखे का साथ अभी तक हमारे साथ ही रहेगा। तो वो हमारे साथ रहेगा। तो जब तक पंखे का साथ रहेगा तब तक मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि कराची में सर्दी। क्या हमारे प्रोड्यूसर साहब ने शेर पढ़ा? मतलब समोसे में आलू। मुझे लगा आप आलू ना कहते। जब तक रहेगा समोसे में आलू। आगे आप समझदार हैं, समझ सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा मिसरा आप डाल सकते हैं, क्योंकि अशार के मामले में अब मैं बहुत तहकीक करके काम करता हूँ। बिल्कुल जी। और किसी के बताए भी तो बिल्कुल किसी के बताए बिल्कुल पहले लिखवा के स्टेप लगवा के फिर उसके बाद। तो बाकी यह है कि बहुत से हम मामलात हैं जिस पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। इंडियन जो कौम है वो अभी तक उस फीवर से नहीं निकल सकी है। लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं मजम्मत करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक प्लेयर की, मार्श की। वो आपने भी तस्वीर देखी होगी कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे भाई मतलब दिस इज वियर्ड कि आपने ट्रॉफी ली और उसके ऊपर टांग रख के बैठे। वे ऑफ सेलिब्रेशन, तो ये उनका तरीका है जी सेलिब्रेशन का। ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। और जब 6 बार मिल चुकी है तो उन्हें कदर भी नहीं है ना उतनी। अब देखिए उसके बाद इंडियंस तो बेचारे काफी उनके दिल पे ये बात जाके लगी, बड़े जज्बाती हो गए वो बहुत। वैसे वाकई बहुत जज्बाती, और खासतौर पर बाकी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, लेकिन क्रेडिट गोज टू द टीम ऑस्ट्रेलिया। भाई वो मेंटली दे आर लाइक रोबोट्स। वो एक्समेन सीरीज, एक्समेन मूवीज देखी आपने? एक्समेन सीरीज की उसके अंदर वो मैग्नेटो नहीं होता था, सर पे लगा लेता, कोई टेलीपैथी उसमें काम ना करे, वैसे वाला सीन है। वर्ल्ड कप उठा के दे दिया करें, बाकी टीमें तो आती हैं बस खेलती हैं और चली जाती हैं। ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। ये जो पॉइंट्स टेबल थी उसमें सबसे नीचे थे शुरू में, 2 मैचेस आ रहे थे ना, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आ रहे। बहरहाल सारी गुफ्तगू यहीं कर लेंगे, तो बैठ के हम क्या करेंगे, टॉप स्टोरीज। बिलावल कहते हैं इलेक्शन से पहले नताइज तय कर लिए हैं तो फिर इंतखाबात का क्या फायदा। बुजुर्ग सियासतदान अपनी जद्दोजहद जाया ना करें, मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठा हुकूमत वहां बनेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती की वारदात, डीएसपी मुलव्विस निकला। गली में लगे कैमरों ने राज फाश कर दिया। आईजी सिंध का नोटिस, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम का पहला इम्तिहान, आलमी चैंपियन के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। और टेलीविजन ने ब्लैक एंड व्हाइट से सफर शुरू किया और लोगों की जिंदगी में रंग भर दिए। जदीद दौर में भी उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज टीबी का आलमी दिन है। हैं और आम इंतखाबात से पहले और एक बार फिर हमने देखा बिलावल भुट्टो के खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं जी। तो वहां पर उनके जलसे जारी हैं। इलेक्शन कैंपेन की एक कह दें एक तरह से आगाज कर दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब वो जी आम इंतखाबात की तारीख का जब ऐलान हो गया तो सियासतदानों की अब कहना चाहिए ना कि सोच बदल रही है। अब जाहिर है वो सोच रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हम किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करें, तो हलीफ हरीफ जो है वो आपस में भी चेंज हो रहे हैं, बयानियां बदल रहे हैं। बयानियां बदलने बड़े जरूरी होती हैं और सियासी एड्रेस भी बदल रहा है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग पर नुक्ताचीनी की है और नौशहरा में बिलावल ने मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं एक वो था जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था, आज खुद जेल में है। दूसरे कहते हैं बात हो गई है 2/3 अक्सरियत लेंगे, इलेक्शन से पहले नताइज तय कर लिए तो फिर फायदा क्या है इलेक्शन। और फिर उन्होंने कहा कि बुजुर्ग सियासतदान अपनी जद्दोजहद जाया न करें, इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़े। बाद जवाब शिकवा यानी कि जवाब सामने आया नून लीग की जानिब से और राना तनवीर साहब ने फरमाया कि सबसे पहले बाबे ही काम आते हैं
और बिलावल भुट्टो को इस वक्त बाबे की सरपरस्ती की सख्त जरूरत भी है। तो ये एक मशवरा दिया उनकी जानिब से। और फिर AR भाई से गुफ्तगू में राना तनवीर ने कहा कि मुल्क में कब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। और फिर 18वीं तरमीम में तरमीम का भी उन्होंने इशारा दिया। जरूरत तो बाबों की पड़ती है और बिलावल साहब को भी बहुत सरपरस्ती की जरूरत है बाबे की। ऐसी बात करनी हमें चाहिए जिसे लोग हमें हंसे ना। जब ये 16 महीने कारकर्दगी करते हैं या महंगाई लीक कहते हैं, एक एक चीज फाइनेंस मिनिस्टर की कोई समरी हो, कोई चीज भी हो, वो कैबिनेट से अप्रूव होके आती थी। कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसपे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जिसपे ये नहीं कहा गया कि ये मैनेज्ड है, मैनिपुलेटेड है। आपके कहने से तो फेयर इलेक्शन नहीं होते। मेरी जाती तौर पे 8वीं तरमीम में इसको रिविजिट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिलावल साहब जाहिर है अपने आप को खुद एज कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश कर रहे हैं। वो यही बार बार बता रहे हैं कि जी अब सियासतदान में नए लोग, नौजवान को आना चाहिए। और इसको लेके जी बड़ी उन्होंने बात भी की है, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की। तो दानियाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो बैरिस्टर दानियाल, गुड मॉर्निंग टू यू। जरा बताइएगा, बिलावल साहब गो के कल आसिफ जरदारी के उस बयान को आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया जिसमें वो कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन पे हमें मुकम्मल एतमाद है और साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। बिलावल को अभी भी यकीन नहीं है, तो उनको कैसे कन्विंस करेंगे? और आप क्या समझते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि जी अब जो सीनियर सियासतदान है वो घर बैठे अल्लाह अल्लाह करें और हमें टेक ओवर करने रहें? देखिए जी, बिलावल अभी छोटे हैं, जरदारी साहब को समझ आ गया है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक बिलावल साहब को भी समझ आ जाएगा। और दूसरी बात है, देखिए एक स्टेट्समैन की, मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं उनकी एक स्टेट्समैन वाली स्पीच होती है और स्टेट्समैन वाली बात कर रहे हैं। बिलावल जो है उनकी जो स्पीच है उसमें सिवाय हसद, सिवाय नाकामी और परेशानी के कुछ नहीं है। मतलब उनको इस टाइम देना चाहिए अपना बयानिया, इकोनॉमिक पॉलिसी। वो बताएं कि सिंध में अरबों रुपया हमने कहाँ लगाया, वो बताएं कि हम सिंध को पंजाब किस तरह बनाएंगे, वो बताएं कि हम कराची को लाहौर की तरह किस तरह बनाएंगे, वो लोगों को तरीका बताएं। तो वो ये बताने से कासिर है। दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी है। आप लोगों का क्या बयान है, आप क्या बताएंगे? 16 माह की परफॉर्मेंस में मेरा काम, मेरी कारकर्दगी तो अच्छी रही बतौर वजीर खारजा, आप लोग क्या बताएंगे अवाम को? देखिए, मैं उस चीज का भी जवाब देता हूँ कि लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान में आज जो बेरोजगारी है, जो गरीब है, जो महंगाई से तंग आया हुआ है, जो बिजली के बिलों से तंग हुआ है, जो बेआसरा है, उसकी उम्मीद की किरण जो है वो मियां नवाज शरीफ है। उसकी उम्मीद की किरण बिलावल नहीं है। और इसकी वजह से बिलावल साहब की तबीयत ऐसी हुई हुई है, नासाज है उनकी तबीयत, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 16 महीने में पाकिस्तान हमने फायर फाइटिंग की है। हमने वो आग जो जमात हमसे पहले जमातें लगा के गई थी, तहरीक इंसाफ, हमने वो आग लगाई है और इंशाल्लाह अगले 5 साल हम इस मुल्क को बनाएंगे। दानियाल साहब, मुझे एक चीज उन रेतीली पहाड़ों से जो हमने पहले इश्ताक जो हमने पहले बनाया। हमें मुल्क जब भी बहरानों में मिला, जब भी मुल्क तबाही की नच में मिला, तो हमने इसको दोबारा उन रेतली रोडों से लेकर इसको रीबिल्ड किया। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं, ना ही कोई पब्लिक पोल ऐसा हुआ है जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की हो और अपनी राय का इजहार किया हो कि भाई उन्हें पीपल्स पार्टी पसंद है, नून लीग पसंद है या PTI पसंद है। ऐसे में आपका कहना कि उम्मीद की किरण उनको नून लीग के सरबराह यानी कि मियां साहब की सूरत में नजर आ रही है या फिर पीपल्स पार्टी अपने मकबूलियत की दावे कर रही है, इसकी बुनियाद क्या है? इशफाक, अगर आप नजर घुमाएं और एक आम बंदा नजर घुमाता है तो मुझे बताएं कि हम तो अपनी कारकर्दगी के ऊपर बोलते हैं। हमारा काम अपनी कारकर्दगी के ऊपर बोल रहा है कि आप जो मुल्क का इशू। जी आई थिंक हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, तो बात करना चाहिए। वो बता रहे थे कि हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। और कल एक और चीज हुई, कल एक अखबार में खबर लगी कि जी लीग के अंदर ये सोच है कि 18वीं तरमीम में जी
बहुत कुछ चेंज होना चाहिए। अच्छा, मुझे जरा बताइए, उसका भी एक डिनाइल भी आ गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, और जो कि ट्विटर अकाउंट है नून लीग का, उनकी जानिब से भी आया कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो किस बुनियाद पे, किस 18वीं तरमीम की कौन सी शिक में, किस एतबार से? वो ये कहते हैं जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एनएफसी को लेके, बहुत सारे मामला हैं जिसपे किया जा सकता है कुछ काम। हालांकि एनएफसी पे उस वक्त काफी लाउड किया गया था पंजाब के किरदार को। फिर जो इरफान सिद्दीकी साहब है उन्होंने कहा वो मंशूर कमेटी का हिस्सा भी है नून लीग, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कल राना तनवीर साहब ARY न्यूज के प्रोग्राम में वो कहते हैं जी बहुत कुछ है ऐसा 18वीं तरमीम में जिसपे काम करने की जरूरत है। ओहो, और ऐसे टाइम पे आप ये सोचिए कि जहाँ पर मुख्तलिफ मामला पर बात हो रही है वहाँ पर 18वीं तरमीम का शोशा। चले जी, दानियाल साहब आ गया। दानियाल साहब, आप अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक अपनी जमात की बता रहे थे हमें। हमने कारकर्दगी की वोट ली। हम वो जमात हैं जिन्होंने हर दफा 10 में से 9 नंबर लिए। जब आपकी इर्द गिर्द जितनी जमातें हैं उनमें 10 में से 2 और 3 नंबर लिए, मुझे बताएंगे कराची के अवाम को जाके क्या बताएंगे ये कि हमने 20 साल में एक ग्रीन लाइन चलाई है, और वो भी हमें फेडरल ने सपोर्ट किया था, उनका प्लान था। आप सिंध में जाएं तो सही, आप उनकी रोडों का हाल तो देखें, आप सिंध का हाल देखें, आप डिफेंस से निकल के आप एक चौक तक जाएं, और आप पंजाब के किसी गांव में जाएं, आप पंजाब के किसी उसमें कस्बे में जाएं, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। सिंध पाकिस्तान और कराची लाइटों का शहर था, और क्या बना दिया। मतलब लोग आज हम परेशान हो जाते हैं, हम पंजाब से जब उधर जाते हैं, हम कहते हैं क्या कर दिया इस मुल्क के साथ उन्होंने। तो इंशाल्लाह जब हम 21 मई को जब मियां नवाज शरीफ लैंड हुए थे, और जो लाखों लोग का वनवरा जिन्होंने इस्तकबाल किया था, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। जब एस्टैब्लिशमेंट हमारे जमात आए थे, तो इंशाल्लाह हम 2 तहरीक शरीयत के साथ आएंगे, और हम पाकिस्तान के लिए आएंगे, सब जमातों को साथ लेके चलाएंगे, मैशत की बात करेंगे, मैशत की बहाली की, और पाकिस्तान को उसी ट्रेन की पटरी में डालेंगे जहां 2017 में हम छोड़ के गए थे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर दानियाल बात कर रहे थे, और आपके सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया कि जो जलसा हुआ था 21 अक्टूबर को, असल में उसने साबित किया है पॉपुलैरिटी का। आप पूछ रहे थे ना मेयार क्या है, जाहिर है कि इससे पहले तो कुछ नहीं। तो ये अच्छा जी, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से DI खान के इलाके में कार्रवाई की गई है, और उससे मुतालिक तफसीलात हम आपकी स्क्रीन पे आप अभी देखेंगे भी, और इससे मुतालिक हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स देते भी हैं। तो ये DI खान का इलाका है कराची, जहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड यानी कि IBO किया गया है। इस ऑपरेशन के नतीजे में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो ये ज़रा आपको बताएं, ISPR की जानिब से हमें बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से DI खान के इलाके कराची में ये ऑपरेशन हुआ है, और इस ऑपरेशन से मुतालिक मजीद डिटेल्स ये आई हैं कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, और इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में जो कार्रवाई हुई है उसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोट आजम में भी कार्रवाई की है, और कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया है। ISPR ने बताया है कि ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में IED फटने से सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। तो ISPR की जानिब से ये डिटेल अभी सामने आई है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन किया है। लईक रहमान हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। लईक बताइए। जी लाइक, ये जो IBO हुआ है इसके बारे में हमें मजीद बताइएगा। जी चले जी, डिटेल्स हम आपको दे चुके हैं, और ये बेसिकली 2 कार्रवाइयाँ थी जिससे मुतालिक हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। अच्छा जी, और अब ये है कि एक वाक़या जिसका हमने कल तस्करा किया था और हम हैरान परेशान थे, ज़ाहिर है इट वाज़ वेरी कंसर्निंग इस एतबार से भी कि अगर आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई एक पुलिस मोबाइल आके रुकती है, फिर एक वीगो आके रुकती है, फिर एक गाड़ी आके रुकती है, एक और, फिर उसके साथ साथ मोटरसाइकिल होती है, और इसमें पुलिस की वर्दियों में लोग निकल के आते हैं, तो लाजमी तौर पर सब लोग ये सोचेंगे कि शायद ये कोई ऑपरेशन हो रहा है, शायद कोई छापा पड़ा है कोई चीज तरीके से। लेकिन पता ये चला कि कोई वारदात थी जिसमें 2 करोड़ रुपए नकदी, 70 तोले सोना और ये सारी चीजें 2 से 3 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही, और उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। आज ये पता चला है कि इस वारदात में खुद पुलिस का अपना DSP मुलव्विस था, और घर के CCTV कैमरे तो नाकारा बना गई थी, लेकिन गली में लगा जो CCTV कैमरा था उसने DSP डकैत का राज फाश कर दिया। और फिर जब शवाहिद सामने आए तो उसके बाद उसकी डिटाई देखें, उसका बड़ों का जो नोटिस था वो भी खातिर में ना लाया, और लूटा हुआ आधा सामान वापस किया,
धमकी दी, बाकी सामान चाहिए तो मुकदमा दर्ज होगा, नहीं कार्रवाई। सुने जी, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब जी मुतासरा खानदान क्या कहता है? वो ही कहता है कि जी 15 से ज्यादा डकैत पुलिस यूनिफॉर्म सादा लिबास में घर में दाखिल हुए। 2 करोड़ रुपए की मालियत की बताई जा रही है। 2 करोड़ रुपए, 80 तोला सोना और दीगर कीमती सामान ले गए हैं। अब आईजी सिंध ने इस वाक़े पर 24 घंटे में रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जो आज भेजी जाएगी। यानी आज 24 घंटे हो रहे हैं। अब देखिए रिपोर्ट क्या तलब की जाती है। अफजल खान से हम जान लेते हैं कि रिपोर्ट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तो अफजल बताइएगा, 24 घंटे हो गए हैं और रिपोर्ट दी जाएगी। और ये जो केस में बताया जा रहा है, आधा सामान लौटा दिया है, आधा नहीं दिया जा रहा है, और कहा है कि ना मुकदमा दर्ज होगा ना ही कार्रवाई, तो इस पे भी एक्शन होगा फिर? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि जिनका काम, जिनकी पहली ड्यूटी यही है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो खुद डकैतियाँ कर रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। औरंगी नंबर 5 में जो डकैती की वारदात पेश आई थी, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर उसका मुकदमा दर्ज होता, उसके जो भी हक़ाइक़ थे, जो भी मुलव्विस अफराद थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। लेकिन एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद और उनकी पूरी टीम ने इस सारे वाक़े के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की, हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की। वजह यह है कि इंतहाई बाअसर अंडर ट्रेनिंग ये डीएसपी है उमेर तारिक, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसे अगर कराची पुलिस का भतीजा कहा जाए तो गलत नहीं, क्योंकि ये बहुत बाअसर है। पूरा जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है उसके अंदर ये अमलन अगर देखा जाए तो ये एसएसपी हैं, एसएसपी का स्क्वाड ये इस्तेमाल करते हैं, उसके अख्तियारात ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो वारदात पेश आई है, इस वारदात के अंदर जब इब्तदाई तौर पर डकैती के बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, वो तो इन डाकू पुलिस एहलकारों ने वहां से रिमूव कर दी थी, लेकिन गली के अंदर जो एक सीसीटीवी फुटेज था उसने भांडा फोड़ दिया, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की गाड़ी, इस डीएसपी की लग्जरी गाड़ी, उसके अलावा इसकी स्पेशल पार्टी और उसमें मौजूद अफराद, सादा लिबास और बावर्दी जो एहलकार, वो तमाम देखे गए। जिसके बाद ये वाकयाती शवाहिद सामने आने के बाद अब पुलिस जो है इस मामले को किसी तरह दबाना चाह रही है। अब तक जो है इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इस बारे में हक़ाइक़ नहीं बताया जा रहे हैं, लेकिन जराए से ये मालूमात सारी सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये बात सामने आई कि जो मुतासरा फैमिली है उसके साथ रब्ता किया गया है और उनसे कहा गया है कि उनको 1 करोड़ रुपए और तलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया वापस कर देते हैं, और उन्होंने जो दरख्वास्त दे रखी है मुकदमे के अंदराज के लिए वो वापस ले लें। यानी कि बिल्कुल एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये अगर इस तरह की अगर मिसाल होगी तो कल को कोई भी शख्स जो है वो डकैती करने के बाद जब पकड़े जाने का खौफ हो तो वो कहेगा कि ठीक है मैं सामान वापस कर देता हूं, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आईजी सिंध जो है वो इस मामले के अंदर उन्होंने नोटिस लिया, क्योंकि ये बात जब मीडिया के ऊपर नशर हुई तो उसके बाद आईजी सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया और डीआईजी वेस्ट को जो है इंक्वायरी दी गई है। 24 घंटे के अंदर उनको कहा गया है कि इससे तमाम तरह हक़ाइक़ पर मुबनी रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन 24 घंटे जो है वो आज दोपहर को पूरे होंगे। अब देखना यह है कि डीआईजी वेस्ट जो है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर किसे निशाना बनाते हैं और किसे बचाते हैं। लग तो यही रहा है अब तक जो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे यही लग रहा है कि बासर डीएसपी को बचाया जाएगा और नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, पर डालकर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि कार्रवाई इनकी है और ये बजारानी साहब जब इतने बासर हैं तो इस वक्त स्टेटस क्या है? इज ही स्टिल ऑन द जॉब? उनको थोड़ा साइडलाइन किया गया है, क्या गया है? क्योंकि ये बड़ा एक मौका है। दूसरा ये है कि इस वाक़े पर क्या निगरां वज़ीर आला ने या निगरां वज़ीर दाखिला ने कोई नोटिस लिया? क्योंकि पुलिस तो जाहिर है कि आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एडिशनल आईजी बचाने की अगर कोशिश कर रहे थे तो फिर डीआईजी साहब क्या उसके अंदर तहकीकात करेंगे? तो ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ खिचड़ी पकी हुई है। देखिए, निगरान वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला की जानिब से अब तक इस मामले का नोटिस नहीं लिया गया। जहां तक अंडर ट्रेनिंग डीएसपी की बात है तो वो बदस्तूर अपने दफ्तर के अंदर मौजूद होते हैं, तमाम मामलात अपने जो है वो चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उनके साथ जो स्क्वाड के अंदर उनके जो लोग थे स्पेशल पार्टी के अंदर,
उन की अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। जो मुद्दई है उसको इतना हरासा कर दिया गया है कि वो खुद जो है वो तजब्जुब का शिकार हो गया है कि वो क्या करे, या तो आधा माल लेकर खामोश हो जाए या तो पूरी पुलिस के साथ वो किस तरह से जो है वो लड़े। उसने सिर्फ रोजनामचा करवाया है। वो उसका कहना है कि वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है, जो मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता है। लेकिन आपसे चाहेंगे अफजल, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जो साहब हैं इनका पूरा नाम बताइएगा ताकि हमें समझ में आए, फिर उसके बाद ओहदा क्या है, किस ओहदे पर तैनात हैं और क्या प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ये जरा से हमारे नाजरीन के लिए ताकि वो समझ सकें। देखें, वजीर आला हाउस के एक ओहदेदार हैं सलीम बजारी, ये उनके भतीजे हैं। अंडर ट्रेनिंग डीएसपी हैं उमैर तारिक बजारी। ये इसीलिए इंतहाई बाअसर हैं क्योंकि इनके ताल्लुकात वजीर आला हाउस तक हैं और जो पुलिस अफसरान हैं वो इस बात से भी के हवाले से भी खदशे का इजहार करते हैं कि अगर कल को दोबारा जो है ये सब लोग इक़्तिदार में आ गए तो उनका क्या बनेगा। यही वजह है कि एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद और उनकी टीम मुसलसल इस अंडर ट्रेनिंग डीएसपी को बचाने की कोशिश कर रही है। तमाम तर वाकयाती शवाहिद मौजूद हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर। इनकी गाड़ी तो ये ड्यूटी कैसे सर अंजाम दे रहे थे? अभी तो इनकी ट्रेनिंग ही मुकम्मल नहीं हुई, ये क्या प्रोटोकॉल होता है? और इन्होंने इंस्पेक्टर के तौर पे ड्यूटी दी। देखें, ये अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन मजे की बात यह है कि अंडर ट्रेनिंग होने के बावजूद भी ये इतने ज्यादा बाअसर हैं कि ये छापामार कार्रवाइयां कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने डिफेंस के इलाके के अंदर इसी तरह की एक गैर कानूनी छापामार कार्रवाई की थी, जहां पर डिफेंस में कुछ खवातीन के साथ पुलिस एहलकारों की हाथापाई हो गई थी और उस मामले को भी उस वक्त दबा दिया गया। पुलिस की जानिब से उन खवातीन का जो है वो शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया और उस मामले को भी रफा दफा किया गया। माजी के अंदर भी मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस और वाकयात सामने आते रहे हैं कि कभी किसी दुकान के अंदर लूट मार के अंदर ये लोग मुलविस पाए गए या किसी जगह पर गैर कानूनी इन्होंने छापा मारा। इन रेड्स का जब आपको इल्म है तो इनकी महकमे को इल्म नहीं था और इससे पहले महकमे ने अगर इसको नजरअंदाज नहीं किया और इस पर कार्रवाई की होती तो फिर इसको तरक्की कैसे मिली होती, ये जरा हमें बताइए। देखिए, महकमे को इल्म है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा बाअसर हैं, इसी वजह से पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं और यही वजह है कि ये मुसलसल जो है वो इस किस्म के शिकायत इनके बारे में सामने आ रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ अब तक जो है वो कोई महकमाना कार्रवाई नहीं की गई। औरंगी टाउन वाले वाक़े का अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर जो मुद्दई है उसके पहले बयान की रोशनी के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता और उसके बाद तहकीकात आगे बढ़ाई जाती, लेकिन यहाँ पर जो है वो मामला बिल्कुल उलट है। पहले तहकीकात की जा रही है, 2 रोज गुजर चुके हैं, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और जो मुद्दई है उसको जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो आधा सामान वापस ले ले और जो मुकदमे के अंदराज के लिए जो उसने दरखास्त नहीं, तो मैकेनिज्म इसका यही है कि पुलिस के अंदर कोई भी काली भेड़ होगी, अब इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, लेकिन कोई भी शख्स होगा उसके खिलाफ तहकीकात पुलिस का महकमा ही करेगा। अंदर से ही इसकी तहकीकात होंगी, पर्दा डालना है, कवर करना है या पकड़ना है, वो सब काम पुलिस का ही है। जी बिल्कुल, ये भी बड़ी जो है वो हैरतंगेज बात है कि महकमा पुलिस ही इसके अंदर जो है वो गिल्टी है और महकमा पुलिस ही इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन चूंकि आईजी सिंध के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंतहाई ईमानदार जो है वो एक पुलिस अफसर हैं और उन्होंने भी कुछ सोचकर ही डीआईजी वेस्ट को जो है इस मामले की तहकीकात करने के लिए कहा है। लेकिन जो कराची पुलिस चीफ हैं खादिम हुसैन रिंद, वो और उनकी टीम जो है वो इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि हकायक सामने ना आए और किसी तरह से भी इस सर डीएसपी को बचाया जा क्या होता है। अफजल ने हमें बड़ी डिटेल में सारा बैकग्राउंड भी बताया है और क्या क्या होता रहा है वो सबके सामने उन्होंने लग गया है, लेकिन स्टिल अब सब वेट कर रहे हैं उस रिपोर्ट का जिसे कहा गया था जी इस वाकये से मुतालिक 24 आवर्स में रिपोर्ट है जो आज दोपहर में दी जानी है। लेट्स सी कि इसके बाद कोई कार्रवाई होती है कि नहीं। और दूसरी चीज ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा, बेसिकली इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि एक जानिब आईजी साहब ने नोटिस लिया मीडिया के इस मामले को हाईलाइट करने के बाद, उससे पहले एडिशनल आईजी जो हैं यानी कि जो कराची के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं वो इस मामले को वो और उनकी टीम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर डीआईजी साहब इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जब इतनी खिचड़ी पकी हुई है तो साफ तहकीकात शफाफ तहकीकात कैसे होंगी? तो ये भी बड़े सवाल इस हवाले से उठते हैं कि इतना कुछ हो रहा था और आज जब ये चीज मीडिया पर आ गई है तो फिर रिपोर्ट भी सबकी दौड़े लग गई हैं, रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। अब देखते हैं जी इसका फॉलो अप देखते हैं क्या होता है।
और कहाँ पर जाकर ये मामला रुकता है, क्योंकि इस तरह की डकैतियां और अगर उसमें वो जिन्होंने आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है वही मुलव्वस हों तो फिर तो कुछ नहीं रह जाता। क्या करें अशफाक, आगे बढ़ते हैं जी। अब अमेरिकी रियासत अलास्का का थोड़ा सा तस्करा करते हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट अमेरिका। हाँ जी, पाकिस्तान से एकदम अमेरिका का रुख करते हैं बगैर वीजा, बगैर किसी चीज के। और वहां पर अलास्का का एक कस्बा है जहां पर अब सूरज नहीं निकलेगा, और कब तक नहीं निकलेगा ये भी आपको बताते हैं। 18 नवंबर को यहाँ पर सूरज गुरूब हुआ और अब जनवरी के आखिर में तुलू होगा। माशाअल्लाह। तो आप ये देखें कि 23 जनवरी 2024 तक यहाँ पर रात की तारीकी छाई रही। कितने महीने हो गए ये? नवंबर टू 2 से ढाई महीने। 2 से ढाई महीने। सोचे आपको एक हफ्ते अगर सूरज ना दिखे, अंधेरा तारीकी रहे, तो जिंदगी में आपको लगे कि अंधेरा ही अंधेरा है। कितना जरूरी है सूरज जिंदगी के लिए, लेकिन कहीं पर ऐसे भी लोग जिंदगी गुजारते हैं। और ये जो कस्बा है इसका नाम मैं बड़े गौर से पढ़ी थी कल, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अशफाक में चेक करी थी। ये है उटेकयाक, उटेक ऐसे करके कोई इसका नाम है। बस वो खैर आपके ऊपर कोई इल्जाम आयद नहीं करेंगे। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, उनके मुल्क का कस्बे का नाम इतना मुश्किल है। अदरवाइज जी चलें जी, शुक्र अदा करें आपके मुल्क में चारों मौसम टाइम पे सूरज आता है, टाइम पर आता है, टाइम पे जाता है। सर्दी में आपको गर्मी का मजा भी मिलता है जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं और सूरज की तपिश आती है। चलिए उसमें आप फिर कॉफी और चाय भी इंजॉय करते हैं। और हमारा वक्फा भी टाइम पे आता है, तो आते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बार फिर से बात करेंगे जी क्रिकेट की। और क्रिकेट वो खेल है जिसमें हम लोग बड़े ज्यादा जज्बाती हैं, बड़ा पैशन है। तो अब वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, ठंडे हो गए थे कुछ दिन पहले हमारे जज्बात टीम को लेके ठंडे हो गए थे, लेकिन इंडिया के साथ जो हुआ है, सॉरी टू से, तो मेरे उसी दिन ठंडे हो गए थे जब 450 बनाएंगे, फिर उसके बाद 100। सोचे बेचारे उनके गम गलत कर रहे होंगे, और हम जो है बैठ के ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब कौन हुआ? से मीम्स और कौन सी बातें। चलें जी, अब वर्ल्ड कप के बाद पहला इम्तिहान है हमारी टीम का, वो ये है कि जो टेस्ट मैचेस होने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो टूर होना है, वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट में नहीं लेकिन वैसे ओडीआई में वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ हमारा उसमें जनाब 18 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट हो गई है। सबको बताया जी टेस्ट टीम के कैप्टन कौन है, शान मसूद, और बाकी खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट भी हो गई है जी। तो उसके अंदर चेंजेस वगैरह तो हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने दौरे से माजरत कर ली है। वहाब रियाज साहब जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने इस दौरे का ऐलान किया है। और अब यह है कि मोहम्मद नवाज नए सेलेक्टर का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। बाकी जो टीम है इस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि 14 दिसंबर से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज होगा। शाहिद हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। और बात यह है कि ये बड़ा मुश्किल हमारे लिए इम्तिहान होगा। 2 लोगों पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो साइम अयूब है। साइम अयूब ने अभी कराची की नुमाइंदगी करते हुए ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली और देर से आए, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे रन्स बनाए और इसी वजह से वो बड़े अच्छे रहे। दूसरे स्टैंड आउट जो थे वो खुर्रम शहजाद थे, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से बहुत ज़्यादा विकेटें, बड़ी अच्छी विकेटें उन्होंने हासिल की। आपकी नज़र में ये इंतखाब ऑस्ट्रेलिया की विकेटों को मद्देनजर रखते हुए कैसा है? मुनासिब है, मुतवाजिन है, और वहाब रियाज ने काफ़ी अक्लमंदी से डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को मौका दिया है। 1-2 प्लेयर सबकी नज़रों में होते हैं कि वो क्यों नहीं है, या 1-2 प्लेयर क्यों हैं। एक प्लेयर जिसका नाम मैं ज़रूर लूँगा वो असद शफीक हैं। अभी 600 रन बनाए उन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में, तीसरे नंबर पर थे बैटिंग चार्ट में, और बैटिंग चार्ट में 3 उनके सेंचुरियां नजर आ रही हैं। पुराना एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का। ब्रिस्बेन जैसी तेज तरीन पिच पे उन्होंने 137 बनाकर ऑलमोस्ट पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा दिया था। पाकिस्तान 50 रन से हारा था और 480-490 रन का टारगेट था। वहां पे बड़ी ब्रेव बैटिंग की थी। कोई एक आदमी जो एक्सपीरियंस होता है, जिसको पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें कैसी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कैसी होती है, तो असद शफीक मेरे हिसाब से मिसिंग है, और ये ग्लेरिंग मिस्टेक है, इसलिए कि आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में 14 लगातार टेस्ट मैच, पिछले 14 लगातार टेस्ट मैच हारे हैं हम। 4 सीरीज हारे हुए वहां पे, और हमारा आखिरी जो टेस्ट मैच हमने जो जीता था वो दिसंबर 1995 में जीता था, जब वसीम अकरम भी जवान थे, जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे, और उनकी कप्तानी में जीता था। तो मुतवाजिन तो है, लेकिन इससे उम्मीद बिल्कुल दूसरा कोई नाम, तीनों टेस्ट मैच जी। दूसरे आपने एक तो ही नाम ले लिया ना कि इनको असद शफीक को होना चाहिए था, उसके अलावा किसको होना चाहिए था? इसके अलावा हारिस रऊफ को भी टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हारिस रऊफ ये समझ लें कि जब तक वो 4 रोजा और 5 रोजा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनकी वनडे क्रिकेट में और उनकी T20 क्रिकेट में निखार नहीं आएगा। लेकिन ये प्लेयर बन
एक चीज बताइए, हुआ क्या? जिस तरीके से कल वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो राजी थे, तैयार थे, फिर अचानक से उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। अभी हमें नहीं मालूम वहाब रियाज का वर्जन इस पे क्या है, तो वाकई वो फिटनेस के मसाइल हैं उनके, या फिर जो बताया जा रहा है कि वो बिकॉज ऑफ बिग बैश और किसी लीग क्रिकेट में जाना चाह रहे हैं उसकी वजह से वो टेस्ट की तरफ नहीं आ रहे? यकीनन खदशा उन्हें यही होगा कि अगर मैंने टेस्ट मैच खेले, लंबी बॉलिंग करनी पड़ी तो मैं अनफिट हो जाऊंगा तो मेरा माली नुकसान होगा, लीग्स में नहीं खेल पाऊंगा। ये अब आजकल के खिलाड़ियों को ये खदशा रहेगा, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब तक वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे उनकी फिटनेस भी अच्छी नहीं होगी, उनकी फॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बॉलिंग उस वक्त तक अच्छी नहीं होगी जब तक वो 4 और 5 रोजा क्रिकेट खेलेंगे। शायद साहब ये कैसे मुमकिन है? ये हमने ये इस वर्ल्ड कप में ये चीज देखी अपनी बॉलिंग के हवाले से कि कहा गया कि ये 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, इंक्लूडिंग द स्पिनर्स, कि इनका माइंडसेट ही T20 का बना हुआ है, क्योंकि ये लीग्स भी वैसे खेलते हैं। और जिन बॉलर्स का टेम्परामेंट अच्छा है वो इस वजह से है कि वो 50 ओवर मैचेस भी खेलते हैं और टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने इतने भारी भरकम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मुआवजे कर दिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उसके बाद खिलाड़ी जो है वो एक इम्पोर्टेंट सीरीज से पहले माजरत कर ले? और एक और चीज ऐड में करूं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि बोर्ड की इजाजत के बगैर आप, बोर्ड जब भी कहेगा आपको अवेलेबल होना है, अगर जगह फिटनेस मसाइल ना हो तो। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल? नेशनल ड्यूटी तो बिल्कुल होनी चाहिए, और वहाब ने बड़े सख्त अल्फाज शुरू में इस्तेमाल कर दिए कि हम उन खिलाड़ियों को प्रेफरेंस देंगे जिनकी प्रेफरेंस पाकिस्तान है, जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। तो अब आगे आपको देखना पड़ेगा कि आप आया हारिस रऊफ को आगे की क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में आप सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उसने तो इस तरह से ऐसा हिंट दिया कि जैसे पाकिस्तान उसकी प्रायोरिटी नहीं है, बिग बैश उसकी प्रायोरिटी है। ये वहाब रियाज की बातों से साफ लग रहा है। वहाब रियाज ने इसीलिए ये 2-3 सख्त जुमले कहा। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर सुधारना है तो सख्ती तो दिखानी पड़ेगी। रेड बॉल की क्रिकेट अलग, वाइट बॉल की क्रिकेटर्स अलग, और आपको ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत तेज बॉलर चाहिए होते हैं। अगर हारिस रऊफ खेलते तो उनको फायदा होता, नसीम शाह खेलते तो उनको फायदा होता, लेकिन नसीम शाह इंजर्ड है, मोहम्मद हसनैन इंजर्ड है, मोहम्मद हसनैन, और एक खिलाड़ी जिसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा वो अब्बास आफरीदी है, जो पिछले PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर था। ना उसको कोई A टीम में सेलेक्ट करता है, ना उसको वो इमर्जिंग एशिया कप में सेलेक्ट करता है, ना उसको पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट करता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उसको किस वजह से टारगेट किया गया, किस वजह से उसको सजा दी जा रही है। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमारी जो उसने बुरा नहीं किया। हमारी जो बॉलिंग चॉइसेस हैं इस वक्त, जिस तरह से मैंने खुर्रम शहजाद का तज़किरा किया, मीर हमजा को लेके आए। मीर हमजा ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल इन द डोमेस्टिक साइड, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल मैचेस में जो चांसेस दिए गए ही जस्ट कुडंट कैपिटलाइज। तो बाकी आपको बेहतर रिप्लेसमेंट क्या नजर आई इनकी हारिस रऊफ की? क्योंकि वहाँ के देखिए हारिस रऊफ की बेस्ट रिप्लेसमेंट होते नसीम शाह, वो इंजर्ड हैं, एहसान उल्लाह वो इंजर्ड हैं, मोहम्मद हसनैन वो इंजर्ड हैं, रीहैब में चल रहे हैं। मोहम्मद हसनैन ने भी अपनी क्रिकेट को बड़ा ख़राब किया। 150-155 KPH टच करता था मोहम्मद हसनैन, लेकिन मोहम्मद हसनैन ने भी अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है। वो भी सिर्फ T20 क्रिकेट खेलना चाहता है। घर बना लिया बड़ा सा, बस वो उसी में खुश है कि मैं तो, मेरी क्रिकेट बस इसी हद तक थी कि मैं घर बना लूँ या मैं खुशहाल हो जाऊँ। तो ऐसा नहीं होता है। इतने यंगस्टर्स को अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए, और सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट पे। जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा वही आगे जाएगा, और वही वनडे और T20 क्रिकेट भी खेल पाएगा। तो हमारे पास चॉइसेस नहीं है। एक शाहीन शाह अफरीदी हैं जो तेज गेंद कराते हैं, उनकी भी फिटनेस इतनी कंप्लीट नहीं है जब से उनके घुटने की तकलीफ हुई है। अगर वो अच्छी बॉलिंग कराएंगे, तीनों टेस्ट खेलेंगे, तो फिर आगे ये खतरा हो जाएगा। शायद से वैसे उम्मीद क्या रखें, क्योंकि अब तो ये शान मसूद की कैप्टनसी में उनका भी इम्तिहान है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना, तो कोई एक आध मैच जीत लेंगे हम? नहीं, हम तो कोई मैच भी नहीं जीतेंगे। मुझे अभी से पता है कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह वहाब रियाज ने कहा कि मेरी बेस्ट टीम सेलेक्ट की है, ना सिर्फ वहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी बल्कि जीत के भी आएगी। तो ये बहुत ही बुलंद पांग दावा है। ऑस्ट्रेलिया वाले, आपने देख लिया उन्होंने इंडिया को किस तरह फाइनल में हराया। बड़े क्लिनिकल, बड़े रूथलेस बॉलिंग, और जो टेस्ट नपी तुली बॉलिंग मैच में तो सही है। टेस्ट मैच में तो वो नहीं छोड़ेंगे। पहले ही दिन वो टॉस जीते हैं और 380-390 रन लगाकर वो सामने वाली टीम को पहले ही बैकफुट पे कर देते हैं। तो ये 3 टेस्ट मुझे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इसमें अच्छा कर पाएगा। बॉलिंग तो हमारी बहुत ही वीक है। खुर्रम बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको बहुत तेज बॉलर चाहिए होते हैं। मीर हमजा भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन मीर हमजा, अब्बास टाइप के बॉलर्स ये इंग्लैंड में तो कामयाब होते हैं, स्विंग होती है इनकी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा मीर हमजा। अच्छा, वन लास्ट थिंग, ये पोस्ट वर्ल्ड कप जो अभी माहौल कैसा आपने देखा भारत में?
और जाहिर है कि वो बड़ा क्रिटिसिज्म देखने में आ रहा होगा, क्योंकि इतने 10 मैच जीत के 10-11 मैच जीत के उसके बाद फिर फाइनल और उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है वैसे? ये देखें, क्रिटिसिज्म है, मायूसी भी है लोगों में। जो फैंस हैं वो तो जाहिर है जज्बाती होते हैं, मायूस हैं कि हमें कब जीतना चाहिए था। 2013 से हम कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं जीत सके, 10 साल हो गए, हम भी चोकर्स बन गए। इस तरह के तबसरे और इस तरह की बातें एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ जगहों पे सुनने को मिली। लेकिन जो रियल क्रिकेट एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि इंडिया नेगेटिव हो गया था, वो पिच के पीछे पड़ गए। 2 दिन पहले पिच पे हैवी रोलर चला दिया, जिससे पिच की सारी जान निकल गई। यही अगर जानदार पिच होती तो इस पे ऑस्ट्रेलिया भी रन बनाता, इंडिया भी रन बनाता, 380-390 रन शायद मुश्किल होता, क्राउड भी खुश होता, फिर मुश्किल हो जाता जाहिर है। और इंडिया के आप टॉप 5 को देख लें, जिस तरह वो आउट हुए, वो विकेट की स्लोनेस से आउट हुए। चल, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी, और हमें उन्होंने ज्वाइन किया और सारी सूरत हाल बताई। इंडिया में जी अभी भी जाहिर है फैंस जो हैं, जो क्रिकेट शायकीन तो वहाँ पर बहुत हैं, दे आर हर्ट। और जाहिर है उनकी टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन आखिरी मैच में जी इट वॉज देयर बैड डे। इसके बाद सर्दियों में लोग आप देखें कि सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के तरीके, कंफर्टर्स यूज करते हैं, कंबल यूज करते हैं, लेकिन देसी और पुराने तरीके की जो रजाई है उसकी अपनी ही बात है। तो जलालपुर भटिया में किस तरीके से रजाइयाँ तैयार की जाती हैं, जरा देखिए। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली रजाइयाँ हमारी ज़रूरत के साथ साथ हमारी सकाफत का हिस्सा भी हैं। जलालपुर भटिया में अब भी नई और पुरानी देसी रजाइयाँ तैयार की जाती हैं। खेतों से चुनाई के बाद पुरानी तर्ज के बेलने से तैयार होने वाली रुई देहाती खवातीन कपड़े से सिली रजाइयों में ठोंस कर डंडों सोटों से प्रेस करती हैं। मौसम सरमा के शुरू होते ही लोग गर्म बिस्तरों की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं और मशीनों पर रश बढ़ जाता है। लेकिन दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और रेडीमेड रजाइयों के बायस ये कारोबार मान पड़ रहा है। जब से मार्केटों में कम्बल और रेडीमेड रजाइयाँ आई हैं, हमारा काम खत्म हो रहा है। कॉटन का रेट बहुत ज्यादा है, हुकूमत इसको सस्ता करे। रेडीमेड रजाई और कंबल के मुकाबले में देसी रजाई ठंड को बेहतर तरीके से रोकती है, जिससे गरीबों का रोजगार भी चलता है। बढ़ती लागत, तर्ज जिंदगी में तब्दीली और वक्त के बदलते अंदाज ने न सिर्फ इस खूबसूरत रवायत को मादूम कर दिया, बल्कि सर्द रुतों के इन हुनरमंदों का काम भी ठंडा कर दिया। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज, जलालपुर भटिया। चलें जी, लेकिन अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे इलाकों में इन रजाइयों का इस्तेमाल होता है और इनके बड़े पर्टिकुलर से प्रिंट होते हैं और कलर बड़े वाइब्रेंट से होते हैं, और फिर इन बड़ा जबरदस्त चीज है। मैं अब इस पे क्या राय नहीं ब्रेक वेलकम बैक वंस अगेन। और बात करेंगे एक ऐसे फल की जो कि सर्दियों में बड़ा मुफीद है और सर्दियों का ही फल है। सिंघाड़े को फल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सब्जी नहीं होती? सिंघाड़ा सब्जी कहाँ होती है? उसको खाते कैसे? बॉईल करके ना। ये मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने मैंने पूछा फल है कि सब्जी? फल है। मैंने पूछा खाते कैसे? बॉईल करके। कहती ये मुझे नहीं पता। इसका मतलब आपने खाया ही नहीं। आम होता है, थोड़ा आप उसे रखते हैं तो पक जाते हैं, ऐसे कच्चे आम भी होते हैं ना। मुझे सिंघाड़े का नाम पता नहीं, कभी नहीं खाया, लेकिन ये रिपोर्ट से मुझे बहुत पता चल जाएगा। दिखा देते। कीचड़ में उगने वाला फल सिंघाड़ा, जो कि इंसानी जिस्म को तवानाई के साथ साथ बेशुमार फायदों से मुज़य्यन करता है। कीचड़ में होता है, पानी के छप्पड़ होते हैं, उनमें होता है ये सिंघाड़ा। नहीं धोया नहीं जाता, इसको ये बोरियों में पैक किया जाता है, फिर वहाँ मंडी में जाता है, वहाँ से नीलामी होती है, वहाँ से फिर खरीदारी करके गाड़ियों में लोडिंग होता है, फिर यहाँ कराची लाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन बी और पोटेशियम की वाफिर मिकदार में पाया जाने वाला ये पानी फल इंसानी जिस्म में फैली तमाम बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मदद भी देता है। सिंघाड़ा बहुत फायदेमंद है, सर्दियों की सौगात है ये, लेकिन महंगा बहुत हो गया है तो इसलिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। गरीब को मिलेगा तो गरीब खाएगा, नहीं इतना महंगा सिंघाड़ा कौन खाएगा? महंगा बहुत हो गया, महंगा तो हर चीज हो रही है कि ना, तो मतलब क्या कह सकते हैं। सिंघाड़े का कारोबार करने वाले कहते हैं कि ये अक्टूबर के महीने से उगना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। लातादाद फायदों पर मुश्तमिल सिंघाड़ा पसंदीदा फल तो है, लेकिन महंगे होने के बायस आवाम की पहुँच से दूर भी हो गया है। सिंघाड़े का इस्तेमाल न सिर्फ यादाश्त के लिए बल्कि जिस्म में खून की तरसील को भी बेहतर करता है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। और मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, सिंघाड़ा सब्जी नहीं है, सिंघाड़ा फल है। अंग्रेजी में इसे वाटर चेस्टनट कहते हैं। वाटर चेस्टनट। ये अभी गूगल का फायदा Who उठाते is right? तहकीक की है पूरी? तहकीक करके जी, गूगल पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जगह से वेरीफाई किया। अच्छा, शुक्र अल्लाह का।
तो बहरहाल बात यह है कि आयरन, कैल्शियम, जिंक के साथ है, खाएं, एंजॉय करें, ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। और हमें देख के आप बहुत ज़्यादा खुश और खुर्रम महसूस करते होंगे। आपको खुश और खुर्रम होता है, लेकिन मैंने खुश और खुर्रम कर खुशफहमी की वजह फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक लोग आप पे यकीन करेंगे, ज़ाहिर है आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आप सड़े हुए होंगे और मुस्कुराएंगे नहीं और उनको ये बताएंगे नहीं कि हम उनके लिए कितने अहम हैं, तो लोगों को कितने कैसे अंदाजा भाई दिस इज एक्चुअली आप लोगों का ये फीडबैक है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आप लोग हमें देख के जी कहते हैं क्या शो है, क्या बात है अशफाक, जिसकी वजह से हम इतराते हैं। इतराने का वैसे आपको कभी बहुत तारीफ हो गई बहुत ज्यादा अंजुमन सताइश भाई में। अच्छा, सर्दी की शुरुआत के साथ मुझे एक बात बताएं, वैसे पॉजिटिविटीज तो बहुत होती हैं कि मौसम अच्छा लगता है आपको, गर्मी से बेहतर मुझे लगता है कि कराची में जिस तरह की सर्दी होती है लोगों को पसंद ही होती है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती। लेकिन पंजाब में आपको पता है कि लिटरली हड्डियां पट्टे आपके अकड़ जाते हैं। लेकिन अशफाक, अगर आपके सर्दी में गैस अवेलेबल ना हो तो फिर सर्दी जो है ना, फिर आपको लगने लगती है कि सर्दी जी बड़ी मुश्किल है, सर्दी काटना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गर्म पानी चाहिए होता है। इवन कि आपको डिश वॉशिंग के लिए भी जो आपको गर्म पानी चाहिए होता है। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। और फिर हम लोग जो कराची में रह रहे हैं, यूजुअली लोगों के घर हवादार होते हैं, तो जब जरा सी हवाएं चलती हैं ना तो फिर पता चलता है। और जो कोनों से और कहीं कहते हैं ना नुक एंड कॉर्नर, वहां से जो हवाएं आ रही होती है ना, उससे पता चलता है कि सर्दी की ठंडक बढ़ गई। बहरहाल सर्दी अपने साथ जहां बहुत चीजें लेकर आती है, उसमें ऐसे फल भी हैं और खाने भी बड़े मजे के लगते हैं जो अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि ये जो साइबेरिया का इलाका है, ये रशिया है, वहाँ पर कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर -50 से भी नीचे टेम्परेचर होता है और वहाँ पर जिंदगी टोटली डिफरेंट है। यानी कि वहाँ पर आपको कई लेयर्स दर लेयर्स में कपड़े पहनने पड़ते हैं। गाड़ियाँ पूरे मौसम सरमा में आप बंद नहीं करते, आपको पता है गाड़ियां पूरे मौसम सरमा में मुसलसल चल रही होती और कल आप बता रहे थे ना कि वो कंट्रीज भी हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 10 है। उसमें टोरंटो का भी आप जिक्र करें तो मैं कल एक जगह पढ़ रही थी कि एक्चुअली कनाडा में इतनी सर्दी पड़ती है कि लोग 6-6 महीने को अपने मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो घर खाली रहेंगे उनके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो उन्होंने ये इसलिए किया है ताकि वहाँ पर जी दूसरी कंट्रीज के लोग, खासतौर पे जो अरब कंट्रीज के लोग हैं, वो आकर वहाँ पे जी परचेजिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा ना हो जी जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा करना। तो लोग ये भी करते हैं, इसलिए वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है कि वहाँ पे इतने अफराद ही नहीं होता है। वेल सेड। अब क्या कर रहे हैं हम जी? अब दवाएं, यानी कि बीमार हों तो फिर दवाएं ना मिलें तो फिर क्या करें। और दवाओं की कीमतों में जिस तरह से हमने इजाफा देखा, सर दर्द की गोली से लेके हर चीज गुज़िश्ता कुछ अरसे में महंगी होती गई। दवाएं छोड़े, जो कॉन्टेक्ट लेंस का जो सोल्यूशन होता है वो भी महंगा, वो इतना महंगा हो गया है, मतलब मैं क्या बताऊं कितनी 100% से भी अबव जी उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, कराची में मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज ने मनमानियां की हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और इसके साथ साथ खून को पतला करने वाली दवाओं समेत कई अद्वियात की कीमतें 5 गुना तक बढ़ा दी हैं। ड्रैब के कराची में क्रैकडाउन के दौरान इंकशाफ हुआ है कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स अथॉरिटी की जानिब से मंजूर शुदा ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कीमत जो कि ड्रैब की जानिब से मंजूर की गई थी, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उससे 5 गुना इजाफी निर्ख पर अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं। बताएं, मतलब सोचे ज़रा। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की हिदायत के बाद अथॉरिटी ने मुल्क भर में अद्वियात के मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, बल्कि उनके गोदामों पर भी छापे मारे गए। और फिर यह है कि ड्रैब कवानीन के मुताबिक दवासाज कंपनियाँ MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम कीमत पर अद्वियात फरोख्त कर सकती हैं। DHA, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर और दीगर इलाकों के मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं। चेक करें जी आवाम को किस तरीके से, पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, ऊपर से इन्हें इस तरीके से लूटा जा रहा है। थैंक गॉड के इस तरीके से जी रेट पड़ी है। और मजीद क्या इस बारे में इनके शफात हुए, अनवर खान की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। अनवर, बताइएगा कराची के इलाके हैं जिनके नाम हमने गिनवाए, क्या और भी इलाकों में इस तरह की रेड हुई हैं और मजीद क्या मालूम हुआ है जो कीमतों के हवाले से इंकशाफ हुए हैं?
जी देखिए, ड्रेप की कार्रवाई के बाद सूरत हाल कुछ हद तक कंट्रोल हुई, तमाम अमरन सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जो अद्वियात हैं उसके अंदर अगर हम बात करेंगे खून पतला करने वाली अद्वियात, सर दर्द की अद्वियात, शुगर के मरीजों को फराहम की जाने वाली अद्वियात समेत नेहरू के मरीजों को फराहम की जाने वाली तमाम की तमाम अद्वियात बदस्तूर 5% से ज़ायद कीमतों पर कराची समेत शहर के जो मुख्तलिफ अजला हैं उसके अंदर फराहम की जा रही है। ड्रेप की जानिब से कार्रवाई की गई थी। गुलिस्तानी जौहर, गुलशन अब्बाल, DHA समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मेडिकल स्टोर के ऊपर क्रैकडाउन किया गया था और वहाँ से तमाम की तमाम चीज़ों के हवाले से कुछ कार्रवाई करते हुए उन तमाम चीज़ों को जब्त भी किया गया था। ताहम इस वक्त भी अगर बात की जाएगी मजबूरी तौर पर इस क्रैकडाउन के बाद कुछ सूरत हाल बेहतर होती, ताहम सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। कराची के लाखों शहरियों की अगर बात की जाएगी, एक बड़े तनासुब में माहिर सेहत के मुताबिक 30 से 35% अफराद वो हैं जो कि अमराज शुगर के अंदर मुब्तला हैं। और डायलिसिस की अगर बात की जाएगी, डायलिसिस की अद्वियात भी इंतहाई 5 से 10% महंगी तरीन फराहम की जा रही है। एक हफ्ता कबल डायलिसिस की अद्वियात जो कि एक मरीज़ के लिए 8 से 8,500 रुपये की आती थी, अब वो कीमतें 15 से 16,000 तक तजावुज़ कर चुकी हैं। तो तमाम की तमाम अद्वियात की कीमतें 5% से ज़ायद कीमतों के ऊपर बदस्तूर फराहम की जा रही है। जो सूरत हाल है ड्रेप को ये करना चाहिए कि वो जो शहर भर के जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे QR कोड मुतारिफ कराया जाए ताकि लोग आएँ इसको स्कैन करें कीमत को और इस हवाले से फैसला कर सकें। ताहम अगर सिर्फ बात की जाए सर दर्द की एक टैबलेट की जिसका पत्ता अमूमी तौर पर 27 रुपये जिसकी कीमत है, सरकारी तौर पर ताहम वो 40 से 45 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जाता है। बाज़ इलाकों के अंदर 50 मुझे ये बताएं कि लेट से कि एक जगह कराची में यहाँ पर जहाँ पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है उसके सामने आपको पता है लाइन से काफ़ी सारी ये फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, तो क्या वहाँ पर भी ये मनमानियाँ चल रही थी? और अगर मनमानियाँ वहाँ पर भी चल रही थी तो दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई एक मोनोपोली और कोई एक तरह से इत्तेहाद बना के ये काम किया जा रहा है। वहाँ का क्या सूरत हाल थी ऐसी जगहों पर जहाँ कई मेडिकल स्टोर्स? जी देखिए, बिल्कुल हम बात करें अब्बासी शहीद अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर्स हों या कराची के किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल के अंदर या बाहर मेडिकल स्टोर हो, इनकी एक मुकम्मल मोनोपोली होती है। उसी बुनियाद के ऊपर ये लोग कीमतों का तयन करते हैं और ड्रेप की 5% की तो जो शर्त है ये तो बहुत कम नज़र आती है। अद्वियात की कीमतें ये 8 से 9 गुना ज़्यादा वसूल करते हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी बनती है कि मामूल के मुताबिक कार्रवाइयाँ करें, वो कार्रवाइयाँ नहीं की जाती। अचानक एक क्रैकडाउन करने के बावजूद सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आती है और इस तरह जो सूरत हाल है वो बिल्कुल परेशान कुन है उन लोगों के लिए कि एक आदमी की जिसकी तनख्वाह 30 से 35,000 रुपये है, उसके घर के अंदर कोई शुगर का मरीज है तो उसको 15,000 रुपये पर मंथ दवाई पर खर्च करने पड़ते हैं। तो ड्रेप की जाने से कार्रवाई जरूर की जाती है। ताम कार्रवाई के साथ साथ महकमा सेहत के हुक्काम को भी सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। सूरत हाल ये है कि शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनवर, हमें बता रहे थे। और जी ये निगरान हुकूमत ने ही काम अच्छा किया कि इसका बाकायदा नोटिस लिया है। और लेकिन एक चीज़ और कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं, जैसे कि शुगर या डायबिटिक्स, इनकी बात कर लें होती तो ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सा आपकी जीन्स का भी होता है इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सुस्ती, काहली, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, और जी आपको ये नहीं पता जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि जब आप भरपूर खाना खाएं उसके बाद फिर आप आराम से सोएं और सुबह उठने का मन किसका करता है, किसका दिल करता है? ऐसी नींद आती है ना हो तो अब थोड़ी सी चर्बी चढ़ने की तो फिर इजाजत है ना इसमें? दूसरों को इजाजत है, खुद जो आप डाइट कर रहे हैं माशाल्लाह से वो टिप्स लोग आपसे पूछने बता देते हैं। बहुत मुश्किल होता है वो सुबह उठना और क्रिकेट खेलना, खासतौर पर वीकेंड्स पे, बट ये करना पड़ता है बिकॉज अदरवाइज स्क्रीन पे एक भरपूर शेप में एक इंसान होगा लेकिन वो शेप राउंड होगी क्योंकि राउंड इज आल्सो। मुझे किसी की हंसी की भी आवाज आ रही है, अभी उनका इंट्रोडक्शन नहीं करा रही, लेकिन आपको बता दूं सर्दियां होती हैं तो अक्सर लोगों के साथ ये बात तो अलग है। एक चीज ये होती है जी, अक्सर हमारे यहाँ जुमला जाता है पट्टे अकड़ गए, गर्दन रह गई, क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जी और स्पैज़म हो जाता है। तो क्यों होता है, क्या वजह है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा हरारत की जरूरत होती है सर्दी में। Am I right? बिल्कुल जी। तो बात यह है कि उसमें जिस्म जो है वो फैट को स्टोर करने की कोशिश करते हैं और हम खाते भी ऐसे फूड्स हैं और फिर आराम भी ज्यादा करते हैं। तो हारिस हमारे साथ मौजूद हैं इस तमाम चीजों पे और आपको सुस्ती से जगाने के लिए हम हारिस को लेके आए हैं। और हारिस माशाल्लाह कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? आप लोग ठीक हैं? भाई आपकी तस्वीरें देखता रहता हूँ और उसमें ऐब ही ऐब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अपने आप को देखता हूँ शीशे में तो एक ही ऐब होगा
बल्कि बेऐब ही होऊंगा। माशाल्लाह आपके लिए कॉम्प्लीमेंट ये कि आप दिन ब दिन और कम से कम होते जा रहे हैं। माशाल्लाह से आपने भी जैसे कहा, मैंने क्या कहा कि फिट लग रहे हैं। ये अपने शेप की बात कर रहे थे तो मैंने कहा, आपकी हंसी आई तो फिर मैंने कहा भाई जो बैठे हैं भाई तो मेरा तरीकाकार और है, मैं क्रिकेट वगैरह या इस तरीके से एक्टिविटी जिसमें कार्डियो ज़ाहिर है कि कार्डियोवैस्कुलर थोड़ी सी एक्टिविटी होती है, हार्ट रेट आपका ज्यादा होता है, पसीना निकलता है तो वो थोड़ा सा यू फील बेटर। लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत एफर्ट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं जितनी भी फिटनेस की है, जितना भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो मुझे लगता है कि अगर हम 2 से 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। पोर्शन कंट्रोल कर लें, जितना भी आपको भूख लग रही है ना उसका 70% आपको खाना है। चले 75% खाना है। दूसरा ये कि आप अपनी जो भी आपकी रूटीन है ना उसमें फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। अगर फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं भी कर सकते तो वॉक ज्यादा शुरू कर दें। ज्यादा से ज्यादा वॉक करें। जितने भी काम आप या गाड़ी में या बाइक में कर रहे हैं तो कोशिश करें करीब अगर कहीं जाना है तो वो आप बाय वॉक कर लें, ताकि कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी होगी तो कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएंगी, स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। किसी से कहें ना पानी पिला दो। हाँ, खुद उठ के पिए और होम फूड का इस्तेमाल ज्यादा करें। कोशिश करें कि घर का ही खाएं। घर का जो भी होगा आपको पता होगा कि कितनी कैलोरीज है, कौन से सॉसेज यूज हो रहे हैं, कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, बाहर केचप डल रहा है, सॉसेज डल रहे हैं और कितनी कैलोरीज बढ़ रही है, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा पा रहे। सब ये बताएं, सर्दी है, मुश्किल उठना इतना मुश्किल है। बात तो ये है उसका लिहाज छोड़, मतलब फिर एक्सरसाइज के लिए अपने आप को कैसे राजी करें, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बहुत सिंपल है कि आप अगर कोशिश ये करें कि कोई ऐसा वर्कआउट प्लान कर लें जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी कोशिश यही करेंगे कि वो वर्कआउट आपको करके बताएं जो आप अपनी बॉडी को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए ना, और आप इजीली कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी की वार्म अप भी हो जाएगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, और जो सुस्ती हो रही है सर्दियों में उससे भी आप बच सकेंगे। हारिस मेरे भाई, मैं कई एक्सरसाइज प्लान कर रहा होता हूँ, लेकिन सुबह सुबह ना पता है लिटरली आज की मिसाल दूं कि मैं ये कर रहा था लेटे हुए। मैंने कहा ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, एक्सरसाइज की एक सबसे बड़ी खास बात ये कि इसका कोई टाइम नहीं है। आप सुबह नहीं कर सकते तो नहीं करें, आप शाम में कर लें, आप रात में कर लें, आप किसी भी टाइम कर लें, लेकिन या फिर अगले दिन पे छोड़ दें। अगले दिन नहीं करें, 24 घंटे के अंदर आप किसी भी टाइम कर लें। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है कि यार ये मसला है वो मसला है। अब तो हमने बॉडी वेट वर्कआउट इतने अपने पेज पे भी डालना शुरू कर दिया और इतने आपके प्रोग्राम में भी हमने करके दिखाएं, तो लोग इजीली कर सकते हैं। कोई एक्सक्यूज आप बचा नहीं। करना कुछ मुश्किल नहीं है, असल चीज है कि अपने आप को मोटिवेट करना। लेकिन फिर भी घर में रहते हुए जो लोग कहते हैं कि भाई जिम कौन जाए यार, वो खरीदूंगा चीजें। घर में रहते हुए कुछ मैं छोटे छोटे स्टेप्स करके दिखाता हूँ, जिससे हम सबसे पहले स्मॉल वार्म अप करेंगे ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपकी जो सुस्ती है वो सबसे पहले खत्म हो जाए। तो शोल्डर का वार्म अप करके दिखाएंगे, थोड़ी सी बॉडी को आप अपना बैंड करेंगे और इस पोजिशन पे आप वार्म अप करेंगे। ये तो सुन देख के मुझे कड़ाके निकल रहे हैं। और इस पोजिशन पे आप बैकवर्ड करेंगे, 10 आगे एंड 10 पीछे। सो इसी तरीके से आप साइड को चेंज करेंगे, 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हारिस मुझे ये समझाते हैं साथ में, इसमें इतने अपने आप को अजियत देने की क्या जरूरत है? अजियत देने की इसलिए जरूरत है कि आपने जब होल्ड किया हुआ है तो आपकी बॉडी भी लॉक हुई हुई है, तो आप एक कंपाउंड मूवमेंट में आए हुए हैं। तो यहाँ पे भी लेग भी आपकी इन्वॉल्व हुई हुई है। ये आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉशरूम जाके नहीं करनी। सो इस पोजीशन पे आप यहाँ पे लेग को इस पोजीशन पे रखेंगे और अपनी लेग को नी के नीचे वाला पार्ट जो है वो मूव करेंगे ताकि आपकी नीस और आपकी एक्सटर्नल रोटेशन है, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, वार्म अप हो जाए। सो इसको भी आप 10-10 कर लेंगे और ऐसे ही सपोर्ट रख सकते हैं। ऐसे ही आप किसी चीज को यूज कर सकते हैं ताकि बैलेंस अच्छा हो जाए। तो ये इस पोजीशन पे 10-10 कर लेंगे दोनों साइड्स। ये 10 करने के बाद आप अपनी साइड्स का वार्म अप कर लेंगे, 1 2 3 और इस पोजीशन पे आप साइड चेंज कर लेंगे, 1 10 reps 2। यानी कि आपके तो लीन बॉडी है, हमारी चर्बी को भी इस वार्म अप की जरूरत है। हाँ, बहुत अच्छा है। ये आपकी साइड्स भी कवर हो जाएंगी, एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक्स, यहाँ पे साइड फैट जो होता है ये भी इसमें कवर हो जाएगा। सो इस पोजीशन पे आप रोटेटर कफ को ओपन कर लेंगे, 1 2 3 एल्बो को फिक्स करके लॉक करके इस पोजीशन पे ओपन करना है, रोटेटर कफ को ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ये 4th वार्म अप है आपका। और इस पोजीशन पे जो आप बात कर रहे थे फेस की, तो फेस का वार्म अप आप इस पोजीशन पे स्ट्रेट रख के राइट लेफ्ट हाउ मेनी टाइम्स, राइट लेफ्ट, 10 साइड्स, 10 राइट 10 लेफ्ट। ये 5 यानी कि आपसे कोई सुबह पूछे कि डू यू वांट टू डू द मॉर्निंग शो, आपके राइट लेफ्ट। सो ये 5 वार्म अप करने के बाद अब हम अपना पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हम सिंपल पोजीशन पे 90 डिग्री की पोजीशन पे स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट्स करने के बाद हमें टैप करना है। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है, इसमें आपकी जो बैक है वो बेंड हो जाती है। हाँ, अच्छा, अगर किसी को मुश्किल लग रहा है ये, तो आप सिंपल इन दोनों वर्कआउट को सेपरेट करते हैं। स्क्वाट्स कर लें 10, ठीक है, 1 2, ये आपने 10 कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद आप फिर चेंज कर लें, ये सेकंड कर लें।
शाबाश। सो इस पोजीशन पे 3। अच्छा, ये वो लम्हा आ चुका है जब मैं वो WWE वाले नहीं बोलते थे, these stunts are performed by the professionals, do not try this at home। लेकिन प्लीज ट्राई दिस एट होम, प्लीज। मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज मजाक समझें। अशफाक की बातों को सीरियस ना लिया करें प्लीज। अच्छा, ये वर्कआउट ऐसा है कि आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी आप उछल कूद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, हार्ट रेट आपका ऊपर जा रहा है। सो इस पोजीशन पे आप आएंगे। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है, हाथ को आप इस पोजीशन पे रख के लंजेस करेंगे और साइड टैप करेंगे। वापस लंजेस, साइड टैप। ओए होए, ये तो देख के ही अच्छी लग रही है। लंजेस, साइड टैप। इट लुक्स इजियर बट आई मुझे लगता है हम यूं होके पड़े ना हो। तो उसके बाद जो मसल पेन होता है। अच्छा, इसका मजा ये है कि आपकी लेग्स भी ट्रेन हो रही हैं और आपकी साइड्स भी ट्रेन हो रही हैं। सो आपकी बॉडी फुल पता चले कोई चुक निकल जाए हारिस, कोई ऐसी चीज ना बताना, पता चले चुक निकल जाए जो पहली दफा ट्राई कर। नहीं, वो वार्म अप करने के बाद करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा। अभी तक ये वार्म अप था? नहीं, वार्म अप नहीं था, वार्म अप करने के बाद हम ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, फिर ठीक है। सही। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी ये कि हम पूरी बॉडी को वार्म अप करना चाह रहे हैं, अपर लोअर से अपर तक, तो हम प्लैंक वर्कआउट करेंगे। इस पोजीशन पे आपको नी को बेंड नहीं करना है, नी को स्ट्रेट रखना है और आपको स्टेप लेते 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 आगे आना है एंड अप। सो स्ट्रेट। ये भी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। हाँ, ये भी पूरी बॉडी की। 2 Is it? सही है। थर्ड, ब्रीथिंग। अच्छा, आपको ख्याल ये रखना है कि आपको ब्रीथिंग करते रहनी है, इनहेल एक्सहेल करते रहना है। इसके भी आप 10 रेप्स करेंगे। सो ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है। इसके साथ आप इस पोजीशन पे आएंगे और प्लैंक पे जाएंगे। प्लैंक होल्ड नहीं करना, लेकिन आपको एल्बो टू प्लैंक ऊपर आना है। अल्लाह। और ये कितनी बार करना है? ये भी आपको 10 रिपीटेशंस करनी है। अच्छा, प्लैंक होल्ड करने का भी कोई फायदा होता है? प्लैंक होल्ड जो हम रोजमर्रा की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, हमारी लोअर बैक अगर स्ट्रांग होगी तो वो सारी चीजें हमारे लिए करना इजी होंगी। वर्कआउट भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो प्लैंक होल्ड करने से हमारी लोअर बैक स्ट्रांग हो रही होती है, कोर स्ट्रांग हो रहा होता है। तो ये 5 एक्सरसाइज मैंने आपको करके बताई है। इसके साथ आप आखिरी करेंगे प्लैंक होल्ड। प्लैंक होल्ड आप देख लें किस पोजीशन पे होगा। लोअर बैक आपकी स्ट्रेट होगी बिल्कुल, शोल्डर और ज्यादा नहीं होता, शोल्डर और हाथ की लेंथ स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, और ब्रीथिंग आपको करते रहना है, इनहेल एक्सहेल। कोर आपका टाइट होगा। 50 सेकंड्स के बाद इस पोजीशन पे आप 15 सेकंड, हाँ 15 कर लें, 20 कर लें, 30 कर लें, 1 मिनट कर लें। इसका रिकॉर्ड आपको बताता चलूं कि इसका 3.5 घंटे का रिकॉर्ड है चाइनीज का। उस दौरान वो पानी ही पी रहा था, खा भी रहा था कुछ ना कुछ, और 3.5 घंटे तक उसने प्लैंक होल्ड किया। नॉर्मल एक एवरेज नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एवरेज आप 1 मिनट कर ले, 1 मिनट कर ले, अच्छा है। It's enough. हाँ, इनफ। मतलब ये कि आप जब आप 15 सेकंड करते हैं उसके बाद रिक्टर स्केल पर ज़लज़ला आना शुरू हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ अब मैंने 30 करना है, उसकी नौबत ही नहीं आती। अच्छा, ये होता है ना, उसके बाद आप कपकपाना शुरू हो जाते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपकी जान, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी। सो आपने सबसे पहले हमने 5 वार्म अप करके बताया, उसके बाद हमने 5 एक्सरसाइज करके बताई जो आपकी फुल बॉडी कंप्लीट आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद हम आखिरी स्ट्रेचिंग पे आ जाते हैं, जो कि आप स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, जो वार्म अप आपने किए हैं वो भी 10-10 करें, उसको 3 दफा रिपीट करना है। जो हमने एक्सरसाइजेस किए हैं वो भी हमने 10-10 रेप्स करें, इसको 3 दफा रिपीट करना है 3 राउंड्स में। 1 राउंड हमने करके दिखाया है। इसके साथ अब हम स्ट्रेचेस करके दिखाते हैं आपको। स्ट्रेचेस में आप करेंगे, हाँ, स्ट्रेचेस में आप करेंगे, इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे। ये स्टैटिक स्ट्रेचेस है, इसमें मूवमेंट नहीं होगी, होल्ड, ठीक है। साइड्स, नाइस, सही है। इस पोजीशन पे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में खास तौर पे। इस तरीके से शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। अशफाक भाई क्रिकेट खेलने तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेचिंग। पहले करे बंदा ज्यादा या बाद में? पहले आप डायनेमिक वाला करें जिसमें मूवमेंट हो रही है, और उसके बाद वर्कआउट के बाद या क्रिकेट के बाद आप स्टैटिक करें जिसमें स्ट्रेच आप रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। ये आप कर रहे हैं तो ये डायनेमिक स्ट्रेच है, और ये आप होल्ड कर रहे हैं तो ये स्टैटिक है, ठीक है। ये करने के बाद ये शोल्डर हो गया, ये बाइसेप्स हो गया। सो आप करके देखिए, फील भी आपको आ रहा होगा, कंप्लीट स्ट्रेच हो रहा है, सही है। इस पोजीशन पे आप अपनी दोनों फिंगर को पकड़ के अपने हिप्स पे रखेंगे, चेस्ट को स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, और शोल्डर को आप पीछे लेके जाएंगे। ओके, ये बड़ा, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी स्टैटिक है। मिल रहा है। जिसमें आपकी मूवमेंट नहीं हो रही वो स्टैटिक है। अगले 10 मिनट तक हारिस यही स्ट्रेच रखो। इस पोजीशन पे आप अपनी लेग को स्ट्रेच करेंगे, ओके, होल्ड करके साइड चेंज करेंगे। अच्छा, इस पोजीशन पे आपकी हैमस्ट्रिंग क्रिकेट खेलने तो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, तो आप इस पोजीशन पे आएंगे स्ट्रेट, और एज मच एज यू कैन, जितना आप जा सकते हैं नीचे, सही है।
और इसी के साथ हैमस्ट्रिंग साथ की और भी बता दीजिए। हैमस्ट्रिंग की और भी बता देते हैं। इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग की, एक और हैमस्ट्रिंग की कर लेते हैं। आप ये भी कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग की। अच्छा, इसमें आपकी बैक बैंड हो सकती है? हाँ, बैक बैंड होगी थोड़ी सी, लेकिन आपकी नी बैंड नहीं होगी, ये स्ट्रेट रहेगी। ठीक है। एडक्टर मसल आपका स्टिफ हो जाता है तो आप इसमें भी इस पोजीशन पे आके अपनी एल्बो को प्रेस करेंगे अपने एडक्टर पे, एल्बो को प्रेस करेंगे एडक्टर पे। तो ये स्ट्रेच होगा, बहुत अच्छा फील आ रहा है मुझे। आप करके देखेंगे तो आपको भी फील आएगा। हारिस, एक और चीज़, हम लोग ना कोविड के दिनों से ये पता चलना शुरू हुआ था कि इश्यूज जब लंग्स के लोगों के हुए थे जी जी कि हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, अब जाहिर है कि जहाँ पर स्मोक वगैरह है वहाँ पर तो एक अलग चक्कर है कि वहाँ पर आप सांस लें तो भी मसला, सांस कम लें तो भी मसला, ज़्यादा इनहेल करें तो मसला। लेकिन वैसे हमें डीप ब्रीदिंग की अफादियत थोड़ा सा बताइए और हमारे नाज़रीन को समझाइए कि वो कितनी ज़रूरी है। इतनी स्मोक फॉग है तो क्या करें? अच्छा, कोशिश ये करनी है कि आप अगर कोई वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो अगर आप में उसमें ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे ना कि आपको कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, तो वो नॉर्मल रूटीन में भी बहुत आपके काम आ रही होगी। हाँ, सो आपको फोकस ये करना है कि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक एक्सरसाइज करके बता देता हूँ कि अगर आप बाइसेप्स कर्ल भी कर रहे हैं ना, तो जो आपका इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे आपको इनहेल करना है, सांस को जमा कर लेना है अपने अंदर, और जब ऊपर जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अपने रैप को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सहेल करना है, आउट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर होगा आपको, जब आप इसकी परफॉर्मेंस में आप बार बार रिपीटेशन कर रहे होंगे, इसकी नॉर्मल रूटीन लेके आ रहे होंगे, तो आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी ब्रीथिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप डीप ब्रीथिंग कर रहे होंगे, आपका सिस्टम काफी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर लेगा। और हारिस, आपने जो शुरू में कहा कि एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई टाइम नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, खा के भी कर सकते हैं, खाना खा के भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि भाई सुबह 9 बजे एक्सरसाइज करनी है, तो लोगों को तो एक्सक्यूज मिल जाएगा ना कि भाई हम 9 बजे नहीं कर सकते, हमें तो काम पे जाना है, हमें ये करना है। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है, ये जहन में बिठा लें कि आप किसी भी टाइम कर लें, ताकि आपके पास ये वाला एक्सक्यूज ही ना हो। और जहाँ तक बात है कि खाना आपने बहुत ज्यादा खाया हुआ, तो आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, आधे घंटे बाद स्टार्ट कर सकते हैं। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त आज एक्सरसाइज बताइए और स्ट्रेचिंग भी बताइए। स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है ये भी पता देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप ये मिस कर गए हो तो आप परेशान ना हो। आप हमारे डिजिटल मीडिया पे, फेसबुक के पेज पे, बाखबर सवेरा पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे जाके पूरा प्रोग्राम अपलोड होता है, वो आप देख सकते हैं। अगर वो नहीं देख पाए तो शाम 4 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, और उसके बाद फिर ये है कि बाकी चीजें आप देख सकते हैं। हारिस, हम चाहेंगे खड़े खड़े नहीं बल्कि आपका बैठ के हम शुक्रिया अदा करें, ताकि आपने भी बड़ी एक्सरसाइजेस करा ली है। और थोड़ा सा बैठने का पोस्चर पे भी अगर बात करें तो स्ट्रेट बिल्कुल बैठना है। ये चेस्ट आपका ऊपर होगा, ये नहीं होगा, इस पोजीशन पे स्ट्रेट बैठें। तो अगर ये आपको आदत, अच्छा यूं होने से जो है ना आप बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, ऐसे बैठने से आपको लगेगा कि यार एक्टिव हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को लगता है हमारी बैक पे बहुत बर्डन आ रहा है अगर हम ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे, तो ये गलत है। आदत नहीं होती ना, ऐसा नहीं है। आप, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कैसे करने से ना आपको लगेगा कि आप एक्सरसाइज। मुझे एक और चीज मेरे भाई, सिंस यू स्पोक अबाउट इट, अच्छा मैं कहीं पे देख रहा था कि हम गर्दन की एक्सरसाइज यूं 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 करते हैं, लेकिन वो पता नहीं बता रहे थे कि पोस्चर सही करने के लिए आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, ये किस लिए होती है? ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। देखिए, बहुत सारी मूवमेंट है, मैंने ये करके दिखाई, ये करके दिखाई, इस तरीके से ये करके दिखाई, इस तरीके से जो आप बोल रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है। ये सारे मूवमेंट है, सारी वेरिएशंस हैं। हाँ, तो सारी कोई भी आप एक कर सकते हैं, जब उसके यूज्ड टू हो जाएं तो आप चेंज कर लें। चलो, बेस्ट है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच हारिस फॉर कमिंग इन आवर शो। और इतनी हमेशा जब भी हारिस आते हैं और वो हमें जबरदस्त जी एक्सरसाइज बताते हैं, और ऐसी जो आप घर में कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आपने मिस किया, आज 4 बजे शाम में रिपीट होगा, वो देखे नहीं तो फेसबुक पे बाखबर सवेरा के पेज पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं। चले जी, एक बार फिर से आप सबको खैर मकदम करते हैं अपने शो में। और बात यह है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहीगीरी और मछलियों की अफजाइश का दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान जाहिर है कि उन ममालिक में शामिल है जहाँ से मछली पकड़ी जाती है अच्छी खासी मकदार में। हाँ। और सालाना 6 लाख टन से ज़ायद मछली पकड़ी जाती है। सोचें सदफ अब्दुल जब्बार। और साथ ही जी सालाना 12 अरब रुपए की मछली सी फूड जो है बरामद किया जाता है। और मुल्क में 29 फिश प्रोसेसिंग यूनिट कायम है, जिनमें 10,000 टन मछली महफूज करने की गुंजाइश है।
और तकरीबन 40 लाख के लगभग अफराद का माहीगीरी के जरिए जी रोजगार वाबस्ता है। और इक्तिसादी सर्वे जो आया था उसने ये बताया था कि जी फिशरीज का कौमी GDP में तकरीबन 0.3% और ज़राई GDP में 1.9%। अच्छा, हमने इससे पहले भी अपने एक प्रोग्राम में ब्लू इकोनॉमी के हवाले से बात की थी कि कितने मौके होते हैं मौजूद और किस तरीके से इसको अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी पर मजीद भी बात कर लेते हैं आज भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं फिशरीज एक्सपर्ट डॉक्टर नाजिया शेर साहिबा, जो कि PhD हैं और फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द मॉर्निंग शो। ये बताइएगा कि हम तो बड़ी वेगली बात करते हैं और सतही तौर पर कि जी बड़ा पोटेंशियल है, और ये दर हकीकत ये है क्या, एंड व्हाट इज़ द ब्लू इकोनॉमी के, और इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ब्लू इकोनॉमी का बता दूं। ब्लू इकोनॉमी कहते हैं समंदर से जुड़ी हुई मईशत। सारी जो 80% जो ट्रेडिंग है वो समंदर के थ्रू हो रही है। तो इकोनॉमी जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, चाहे वो आपकी नॉर्मल इकोनॉमी हो या फिर आपकी ब्लू समंदर से जुड़ी हुई इकोनॉमी हो, तो इसमें आपके पास आता है शिपिंग, फिशरीज सेक्टर आपका जो कि सबसे वेल नोन है, आपकी रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है। ये सारी चीज़ें मिलके एक आपकी इकोनॉमी बनाती हैं और समंदर से जुड़ी है, इसलिए हम इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगर हम सिर्फ अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करें, एशिया की बात करें, हम कहाँ स्टैंड करते हैं ब्लू इकोनॉमी में? देखिए, ब्लू इकोनॉमी में हमारा जो हम अभी डेवलपिंग कंट्री है तो वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं ना ब्लू इकोनॉमी की, तो इसमें इस तरह से है कि हमारे पास नॉलेज तो है लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इस तरह से नहीं है। तो इसलिए जब तक हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने ओशन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग एंड वी आर लर्निंग। अभी हम लर्निंग स्टेज पर हैं। ये जो है वो बड़ा। तो अब ये मुझे बताइएगा कि फिशरीज की जो इंडस्ट्री है इसके अंदर ऑलरेडी कुछ फिगर्स हमने बता दिया कि 12 अरब रुपए की हम एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस जो फिश प्रोसेसिंग जोन्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। मजीद क्या बेहतरी की गुंजाइश है? जो अभी सेटअप है, इज दैट गुड इनफ? अच्छा, पहले तो ये बता दूं मैं अपने सामीन के लिए भी और देखने वालों के लिए भी कि आज जो है वो फिशरीज का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है हर साल की तरह। ये तकरीबन 2015 से ये मना रहे हैं हम। और ये फिशरीज का डे ये इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने सामीन को या सुनने वालों को अवेयरनेस दे सकें कि फिशरीज होती क्या है, फिशरीज सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है और इससे जुड़े हुए लोगों की क्या इम्पोर्टेंस है, उनके ह्यूमन राइट्स क्या हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान की जब हम बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोग जो हैं जो कोस्टल कम्युनिटी से ताल्लुक़ करते हैं, जैसे सिंध है, मकरान है, ये जो पूरा हमारा कोस्टल बेल्ट है, तकरीबन 1000 किलोमीटर का हमारा कोस्टल बेल्ट है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी कोस्टल कम्युनिटी है उसकी ह्यूमन राइट्स को हम जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का स्टैंड बताते हैं कि कितना हम फिशरी सेक्टर में ग्रो कर गए हैं, तो इसको इस तरह से ले लें कि फिशरीज सेक्टर में तकरीबन आपका ये टोटली एक्वाकल्चर हटा के सिर्फ फिशरीज की बात की जाए तो तकरीबन ये 0.39 आपने कहा कि ये आपका GDP में कंट्रोल करता है। अच्छा, ये एक तो लाइवलीहुड में आपका इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा इसकी आप एक्सपोर्ट में फिशरी सेक्टर का एक अहम रोल है। और इसके अलावा जो फिशरमैन वगैरह हैं ये ट्रेडिंग वगैरह करवा के या आपकी एजुकेशन के ज़रिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके जो ये मछलियाँ पालते हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं, एक्वाकल्चर करते हैं, मैरीकल्चर करते हैं, तो ये इसके थ्रू भी अपने आप को जो है वो संभाल सकते हैं। जो GDP में जो इसका शेयर है, क्या ये बेहतर हो सकता है अगर उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ या जो उनके मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, कोस्टल एरिया को कंसिडर करते हुए, जितनी तादाद में माहीगीर हैं उनको कंसिडर करते हुए? बिल्कुल बेहतर हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो तब्दीली है वो माहीगीरों से ही आएगी। हमें माहीगीरों को ही अवेयर करना पड़ेगा। ये जो उनके चैलेंजेस हैं, जैसे हम जदीद टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं कर रहे लेकिन जो जदीद तरीके यूज़ कर रहे हैं ना फिशिंग को कैच करने के, जैसे हम जाल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जाल होना किस तरह का चाहिए, जाल एग्जैक्टली ताकि छोटी मछलियों की नस्ल कुशी ना हो उसमें, ये भी फैक्टर है। ये गैर कानूनी जाल जो ऐसे होते हैं, आपको नॉर्मल जाल जिसकी लेंथ जो है वो लेंथ नहीं, जिसका साइज जो है वो 25 मिलीमीटर होता है, आप उससे छोटा जाल अगर यूज करेंगे तो उसमें फिश के छोटे जुवेनाइल्स वगैरह वो भी उसमें कैप्चर हो जाएंगे, तो आपकी फिशिंग की पूरी नस्ल की नस्ल और चीज उसके साथ में उनको किस तरीके से आपने मतलब फ्रीज किस तरह से करना है, उसका टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि एक अरसे के बाद वहां पर से वापस आते। एक चीज जो इसमें मैं जानना चाह रहा था, अभी ब्रेक में जब हम थे मैंने ग्वादर का तस्करा किया, उस साइड पे जो ट्रॉलर्स को इजाजत दी गई थी कि वो एक
फासले पर रह के वो वहाँ से अपना मतलब ये मछलियाँ निकाल सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने डीप सी कॉम्बिंग शुरू की। कॉम्बिंग इन अ सेंस कि वो ज़मीन से लेके यानी कि समंदर की मतलब तह से लेके वो पूरा एक मतलब उस तरह से वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल होती थी उठा देते। उसमें फिर ये होता था कि छोटी से लेके जिस तरह से आपने जुवेनाइल फिशेस का कहा या पूरे एक नस्ल जो हो सी फूड की, वो सारी की सारी उन बेचारों की वो ख़राब और ख़तरनाक हद तक वो मुतासिर भी उससे हो रही थी। तो उस पर प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे। तो वो अब सिलसिला कुछ थमा है या क्या, उसके नुकसानात क्या थे? देखें, उसका नुकसान तो अपनी जगह पे है। ट्रॉलिंग से सिर्फ फिश ही नहीं जाती, फिश के साथ जो इर्द गिर्द के कॉरल्स हैं या जो भी A to Z लाइव एनिमल सी क्रिएचर जो भी इसमें आते हैं वो सबको अपने साथ लपेट में ले जाता है, चाहे वो सीवीड्स वगैरह हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि VMS को वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम इसको मैंडेटरी करे ताकि पता चले कि कौन सी कश्ती कहाँ पे है, उसकी लोकेशन को मॉनिटर किया जाए। तो मॉनिटरिंग है, सर्वेलेंस है और इन्फोर्समेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन की, ये बहुत जरूरी है। अभी ये जिम्मेदारी किसकी है? अभी ये जिम्मेदारी तो लेकिन जो सी पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी तो बहुत ज्यादा इस सेक्टर को काफी नुकसान हो रहा है। उसके लिए कुछ हो रहा है हमारे यहाँ? बिल्कुल हो रहा है। सी पोल्यूशन के लिए एक मार्पोल कन्वेंशन है हमारे पास, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, इसको कंट्रोल करती है बाकायदा, और इसकी 50 ईयर्स की अभी सेलिब्रेशन भी हुई थी लास्ट मंथ। और इसके अलावा जो भी समंदर की जो पोल्यूशन, ये जो फैक्ट्री का रन ऑफ है ये आता है, और प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो आजकल बर्निंग इशू चल रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे भी नीमा ने इस पे काम किया था। तो ये सारे पोल्यूशन जो है ये सी क्रिएचर्स को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। आपकी सॉरी बात करके ना एक चीज मुझे समझ नहीं आई, प्लास्टिक की बोतल पे लिखा होता है जी रिसाइकिल है। ये रिसाइकिल कैसे है? मैं उस बोतल को फेंक दूंगी तो वो कहाँ जाके रिसाइकिल हो रही है? ये सब गलत बयानी होती है। देखिए, हमें जो है ना वो डिमोट करना है सिंगल यूज प्लास्टिक को। हमें ऐसे प्लास्टिक को यूज करना है जो रिसाइकिल हो। ये जो प्लास्टिक हम कहते हैं कि ये रिसाइकिल है, लेकिन ये जब हम इसको तोड़ के और ट्रैश करके इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ फिर फिश में कंज्यूम हो जाएगा, तो फिश इसको कंज्यूम कर लेगी और ये कैरियर बन जाएगी। और जब ह्यूमन इसको कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली वो चीजें ह्यूमन के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इसके ऐसे क्रशिंग पॉइंट भी मैंने कहीं नहीं देखे, हमारे मुल्क में तो नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में ये है नहीं, लेकिन इसको प्रॉपर हम कर सकते हैं आगे। जैसे इंडस्ट्री का वेस्ट आ रहा है, जो वाटर है उसको भी हमें ट्रीट करना चाहिए, जो वरना तो यहाँ पर तो आप देखें यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की, केमिकल वेस्ट की, कि किस तरीके से हमारे नालों में जा रहा है। अब तो आप देख लें कि आपकी फजा भी सांस लेने के लिए साजगार नहीं रही। तो अलमिया ही है। चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िया शेर हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा जी, अब ये है कि खबर जो हमारे पास आई है कि सिंध हाई कोर्ट में 15 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई और अदालत ने इससे मुतालिक जो है वो ज़ाहिर है कि बरहमी का इजहार किया था और लापता अफराद की तफ्तीश करने वाले अफसरान के मुसलसल तबादलों पर बरहमी का इजहार मजीद किया और कहा कि तफ्तीशी अफसरान के गैर ज़रूरी तबादले ना करें। असगर उमर हमें मजीद तफसीलात दे रहे हैं। जी असगर जी, ये सिंध हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस था, जिसमें अदालत के बाद सामने ये बात आई कि मुसलसल जो ये तबादले किए जाते हैं अफरान के, इससे तफ्तीश में रुकावट पैदा होती है और शहरी की बाजियाबी में मुश्किलात होती हैं। इस सिलसिले में अदालत ने IG सिंध को हिदायत की है कि वो बार बार इन अफरान के तबादले ना करें और अदालत ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अब मॉडर्न कुछ आलात आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी निगरानी की जा सकती है, लेकिन पुलिस सही तरीके से ये काम नहीं कर रही है और इसकी इसमें दिलचस्पी नजर नहीं आती है। आज पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि जो गुमशुदा अफराद हैं जिनकी आज दरखास्त लगी हुई है, ये सियासी पार्टी के वर्कर थे और दो पार्टियों के दरमियान झगड़ा था, इसलिए इनकी तलाश में मुश्किल हो रही है। लेकिन अदालत ने कहा कि उनकी FIA से ट्रैवल हिस्ट्री पता करें, पाकिस्तानी शहरी है तो वो कहीं ना कहीं होगा, इसका जवाब दें। और 8 साल से इनके अजीज और रिश्तेदार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। इस पर अदालत ने IG सिंह को 15 दिसंबर को जवाब पेश करने का हुक्म दिया। ठीक है, शुक्रिया सर। और एक और आपको अपडेट्स दे दें, अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत शुरू हो गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। तो बाबर मलिक हमें मजीद बता रहे हैं। जी बाबर। आज ये खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन कमरा अदालत में मौजूद हैं, लेकिन चूंकि साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना जारी है और इसका अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, जिसके बायस आज साइफर केस की समाअत जो है कमरा अदालत में चेयरमैन PTI
शाह महमूद कुरैशी और इनके अहले खाना मौजूद थे, जबकि बुकला सफाई के साथ साथ शाह कावर और जुल्फार अब्बास नकवी जो वफाकी प्रोसिक्यूटर ये भी कमरा अदालत में मौजूद थे। बगैर किसी कार्रवाई के ये समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी हुई है। ताहम खसूसी अदालत के जज जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज भी हैं अब्दुल हसनात जुल्करनैन, तो उन्होंने इस्लामाबाद में 2 मुकदमात जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, उनकी समाअत की है। उसकी समाअत अभी जारी है। जी ठीक है बाबर, थैंक यू सो मच। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मौसम सर्दियों का आ गया है और ऐसे में नज़ला, जुकाम, खांसी, बहुत सी ऐसी चीज़ें, सर दर्द, लेकिन कितनी दवाएं खाएं, कितनी सर दर्द की गोलियां खाएं, कितनी एंटीबायोटिक खाएं। अब लोग सोचते हैं जी कुछ घरेलू टोटके होने चाहिए, कुछ घरेलू ऐसे नुस्खे होने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो क्या किया जाए इसके लिए? ऐसे में बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं शहद के फ़वाइद के हवाले से। और सर्दियों में इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन काफ़ी सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में आते हैं शहद को लेके कि एक तो मतलब क्या ये शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं, किस क्वांटिटी में लिया जा सकता है, शहद बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं होता, शहद असल मिलता है नहीं मिलता, शहद इतना महंगा क्यों है, और फिर महंगा जब शहद हम देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इससे अच्छा गोलियां खा लें। नहीं, हम आपको जी पते की बात बताएंगे कि शहद का बेहतर इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, और कम से कम कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज में मौजूद है, किसी तारुफ के उतार नहीं है, जाने माने और पहचाने, मुस्कुराते हंसते हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो बताएं, मैंने इतना कुछ बता दिया, अशफाक ने तो बहुत कुछ बता दिया। जी। अब जो ये नज़ला खांसी का सिलसिला लगा हुआ है, ये हल्का फुल्का जो मौसीकी का राग लगा हुआ है, इससे कैसे जान छुड़ाएं? घरेलू नुस्खे शहद को इस्तेमाल करते हैं। देखिए सदफ, सबसे पहले तो ये है कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए और ठंडा पानी। इस मौसम में भी मैंने देखा है लोगों को आइसक्रीम खाते हुए। जी। जो कि खाएं तो सर्दी में तो मजा आता है। नहीं, इतना नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट पे खाना चाहिए हर चीज़। और दूसरा ये है कि शहद का इस्तेमाल जो है, काली मिर्च को पीस के, या आप फिलफिल दराज, एक पीपल कला आती है लंबी फिलफिल दराज, अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो फिलफिल दराज ले लें आप पंसारी से, इसको बारीक पाउडर बना लें। ये काली मिर्च की एक किस्म होती है लेकिन ये लंबी होती है, और इसे पाउडर बना के इसकी एक चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के एक बार रोजाना खाएं। सिर्फ 2 या 3 दिन खाएं, हर किस्म की खांसी खत्म हो जाएगी, बलगम रेशा भी खत्म हो जाएगा। आमतौर पे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1 चम्मच शहद को 1 गिलास गर्म पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिया करें। इससे एक फ़ायदा और होगा कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, और सीने के बलगम को भी साफ़ करती है, मैदे के निज़ाम को भी बेहतर करती है, लीवर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, खून की कमी को भी ये पूरा करेगी। ज़ाहिर बात है, जब आपका लीवर साफ़ होगा, आप कुछ भी खाएंगे, लीवर काम करना शुरू होगा तो खून बनने की सलाहियत भी बनती जाएगी। अच्छा, इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ज़रा बताएं एंटीऑक्सीडेंट जिन चीज़ों कहते हैं तो क्या उसमें खुसूसियात होती हैं, क्या फ़ायदा होता है? देखिए, उसमें ये होता है कि जो आपके फाजिल चीज़ें होती हैं वो इखराज होती हैं, ठीक है ना, टॉक्सिन्स होती हैं। और इसलिए मैंने अभी शुरू में एक वर्ड यूज़ किया कि आप पानी का टेक ज़्यादा रखिए, क्योंकि सर्दियों में आप लोग पानी नहीं पीते हैं, इसका किडनीज पे भी असर आता है। दूसरा ये है कि आंखें भी ड्राई हो रही होती हैं, स्किन भी ड्राई हो रही होती है, खुश्की भी बन रही होती है, हाथ पाँव भी जलते हैं। आप ऊपर कंबल डाल लेते हैं, पाँव बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, गर्मी लग रही होती है। कराची की सर्दी तो ऐसे ही होती है। लेकिन अभी कुछ आजकल में थोड़ी सी सर्दी हल्की महसूस हो रही है, वरना हर जगह पे पंखा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी हमारी सर्दी आई नहीं, हमारी सर्दी आएगी यकम के बाद। तो दूसरा ये है कि जो शहद के दूसरे बेनिफिट्स हैं, हमने अक्सर देखा है कि लोगों को कमजोरी बहुत ज्यादा फील होती है, पट्ठों में कमजोरी होती है, दर्द फील हो रहा होता है। आप 1 चम्मच शहद डायरेक्ट पिया करें। अब मैंने अक्सर लोगों को देखा शहद रख लिया तो वो खाते ही जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर एक चीज की एक मिकदार होती है। आप 1 चम्मच यानी 20 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। 20 ग्राम से ज्यादा करेंगे आपको सुस्ती करेगी ये। 20 ग्राम 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। मुझे एक दूसरी चीज बताएं कि इस वक्त एक और बड़ा मसला है शहद की कीमत, फिर दूसरी उसकी असलियत, यानी कि शहद महंगा बहुत है और फिर वो असल कीमत में कहाँ से मिल सकता है। कुछ जरा कराची में रहने वालों के लिए कोई इलाका बता दें, कोई जगह बता दें। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, या उसको जांचें कैसे? जी बिल्कुल इशफाक भाई, इसमें यह है कि जिन लोगों को भी शहद की पहचान करनी है,
आप शहद 1 चम्मच लेके 1 गिलास दूध में डालें, अगर दूध आपका फट जाए तो समझो आपका शहद नकली है। क्योंकि अगर चीनी से या किसी और चीज से तैयार की जाता है वो शहद, तो उसको साफ करने के लिए उसमें फटकड़ी डाली जाती है। अच्छा। और फटकड़ी दूध फाड़ देती है। जी लाजमी ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है ज्यादातर। और दूध भी बाकी ये है कि जो आप लोग शहद हम अगर यूरिया वाला दूध हुआ वो ना फटा, वो कोई और ही चीज बन गई। नहीं आप ओरिजिनल दूध लें, खुला दूध लें। यूरिया भी पिए और फटकरी भी नहीं खुला दूध ले लें। एक दूसरा ये है कि जो शहद जंगल में घरों में जो होता है बस वही ओरिजिनल होता है जो आपके शहद के छत्ते से आपने निकाला है। बाकी जो इतना वाफर मिकदार में चल रहा होता है वो सब फार्म का होता है। तो जो चीनी खा डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता। जो चीनी खा के मक्खियां पैदा करती हैं वो डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता। अच्छा शहद क्योंकि वेदर बहुत ड्राई है तो स्किन भी बहुत ड्राई हो रही है, तो इसके मास्क भी लगाए जा सकते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रही थी ग्लिसरीन डालने, आपने कहा नहीं दोनों चीजें गर्म होती हैं। क्या करें? देखिए आपके किसी भी किस्म का मास्क अगर आप तैयार करते हैं, जिस तरीके से आपने हुस्न यूसुफ का मास्क तैयार किया, एक पाउडर होता है जो दानेदार होता है, मिट्टी की तरह होता है, या 50 ग्राम आप मूंग की दाल ले लें पीली वाली, इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। मुंह पे लगानी है तो मसूर की ठीक, मसूर के भी ले सकते हैं। मूंग की ले ले, मसूर पे क्यों आ गया? वैसे मूंग की दाल में प्रोटीन ज्यादा होती है। ठीक है। आप उसमें बना लें और उसमें आप 1 चम्मच शहद मिलाएं और फिर बाकी अरके गुलाब या दूध वगैरह मिला के आप इसका मास्क बना के तैयार करें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ओपन पोर्स खत्म होंगे, दूसरा कलर भी आपका बहुत अच्छा होगा। एक चीज मुझे बताइए कि ये जो इन्फेंट्स होते हैं उनके बारे में मना किया जाता है कि उनको शहद ना दें, टॉक्सिसिटी कुछ सम सॉर्ट ऑफ हो जाती है। किस एज से बच्चों को शहद दे सकते हैं, किस क्वांटिटी में? देखिए दादी अगर शहद चटा दें तो फिर तो फड्डे शुरू हो जाते हैं। नहीं एक ड्रॉप से कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, याद रहे हमारे घरों में भी दिया जाता है, बच्चों को भी दिया जाता है, और बड़ों को जो है वो एक खाने वाले चम्मच से ज्यादा ना दें, ये चीज याद रखिएगा। और शहद जो है आप गर्म पानी में मिलाकर पीने से ये है कि बाद लोग अपनी डाइटिंग वगैरह करते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने काली मिर्च का बताया, आप वो मिला लें, उसमें खांसी बलगम दूर होगा। आमतौर पे आजकल स्मोक चली हुई है, बहुत जगह पे धुन हो रही है, तो इससे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन लोगों के लिए भी बेहतर है कि आप 1 चम्मच शहद रोजाना लिया करें ताकि आपका चलिए आप सबने अपनी जेब को देखते हुए आप इंजॉय करें और मतलब ये कि अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, वो ये था ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मूंग और मूंग की दाल क्यों नहीं होता? मूंग की दाल पे कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।